चलिए स्वागत है। बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है और ठंड का माहौल पूरे भारत में है। आशा है, उम्मीद है आप सबको भी ठंड लग रही होगी। ठीक है, तो इसी ठंड में एक नई चीज़ की घोषणा, एक नए विषय की घोषणा, नए टॉपिक की घोषणा आपसे होनी है। और आज ही के दिन इस घोषणा के साथ ही साथ में हम जिस टॉपिक पे बात होने वाली है आपसे, जो टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं उसकी घोषणा करनी थी। घोषणा ये है कि अभी तक चूँकि नेट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आपको मिल चुकी है, हाल ही में उसका एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी अंत वीक से और मार्च स्टार्टिंग तक जो भी परीक्षाओं की डेट की बात कही गई है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ पेपर की श्रृंखला पे बात करेंगे। जो भी नेट परीक्षा में अभी तक जो भी पेपर हो चुके हैं उन प्रश्नों के उन पेपर्स को हम लोग हल करेंगे। बाकी आप लोग परिचित ही हैं कि जिस प्रकार से अपने मेरे यहाँ या अपने चैनल पे जिस तरह से पेपर का हल होता है उस तरह से आपने कहीं नहीं देखा होगा। जितने भी ऑप्शन होते हैं सारे ऑप्शनों पे बात करते हैं हम लोग। उसी प्रकार से नेट के एग्ज़ाम के जो पेपर हैं उन पेपरों में जितने भी ऑप्शन होते हैं उन चारों ऑप्शनों पे हम लोग बात करेंगे। और उस पेपर को अगर नेट के एग्ज़ाम के पेपरों को हम भली भांति से हल कर लें तो आप ये मान के चलिए कि आधे प्रश्न आपके पेपर में मिल जाएंगे, मान के चलिए। या उन प्रश्नों की सहायता से जो हम और चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे उनसे आपको पेपर में प्रश्न मिल सकते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए व्याख्यात्मक हल पेपर का यहाँ पर होगा और उसी की घोषणा आज आपके बीच होनी है। उसी घोषणा के साथ ही हम आयोग द्वारा आयोजित 2004 में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पेपर आया था सेकेंड पेपर की बात आपसे करेंगे। 2004 में इस एग्ज़ाम की शुरुआत होती है और वहाँ पर एक लिखित पेपर होता है और एक ऑप्शनल पेपर होता है। तो फिलहाल हम लोग ऑप्शनल पेपर पे बात यहाँ पर रखेंगे। लिखित पेपर का हमसे कोई मतलब नहीं है या हमारा उससे कोई दूर दूर का नाता नहीं है। तो उसी पेपर पे बात आपसे रखने वाले हैं और उसी पेपर में आज से बात होगी। ये जो श्रृंखला शुरुआत होगी, ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका, इसमें जितने भी पेपर के ओल्ड एग्ज़ाम हो चुके हैं और जो भी पेपर हम लोगों के बीच में उपलब्ध हैं, वेबसाइट आपको हम बता देंगे। उस वेबसाइट पे जा कर के आप इनके पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम रेस एक वेबसाइट आती है, गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और फ्री है, कोई कास्ट नहीं है उसकी, एकदम निःशुल्क है। बाकी हम लोग तो धीरे धीरे लेकर के आते ही रहेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में चलेंगे। पेपर तक जितने पेपर हो पाएंगे उतने हम लोग हल कर लेंगे, क्योंकि समय की बहुत कमी है थोड़ा सा, इसकी वजह से रोज़ तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन हर हफ्ते कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते एक पेपर आपको दिया जाए। इधर तो पेपर थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। 2010 के बाद हम लोग जब चलेंगे तो दो पेपर हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अभी 4 में केवल एक बार परीक्षा हुई थी, 2005 से फिर एक साल में 2 परीक्षाओं का सिस्टम शुरू हुआ था, तो वो फिर पेपर की संख्या बढ़ती चली जाएगी। इसी क्रम में शुरुआत करते हैं, अच्छी शुरुआत में सबसे पहले 2004 के पेपर की बात आपसे करेंगे। और इस 2004 के पेपर में जो पहला प्रश्न होगा उसको ध्यान रखिए। तब के पेपर का पैटर्न अब के पेपर के पैटर्न में बहुत फ़र्क है, क्वेश्चनों का बहुत सारा फ़र्क है, बहुत सारा प्रश्नों का अंतर है। ठीक है, आजकल तो चित्रात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आजकल विजुअल आर्ट, वाकई में जो विजुअल आर्ट एक नाम है, जो शब्द है, उसका अब देखने को मिलता है कि विजुअल आर्ट देखिए और पढ़िए। तो इसी प्रकार से पेपर में चित्र दिखाए जाते हैं आपको और उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोशिश करेंगे हम लोग कि जितने भी अभी तक पेपर हो चुके हैं उनका विधिवत हल करेंगे, जैसे हल किया जाता है अच्छे तरह। ये नहीं है कि प्रश्न पढ़ा, ऑप्शन टिक किया, कहानी ख़त्म हो गई, ये नहीं करना है। ठीक है, पेपर हल करने का मतलब यही नहीं होता है कि हमने क्वेश्चन पढ़ लिया और उसका राइट आंसर दे दिया, यही नहीं होता है। पेपर हल करने का मतलब है कि जो 3 ऑप्शन और हैं, राइट आंसर के अतिरिक्त जो 3 विकल्प और आपके पास हैं, उनके बारे में आप कितना जानते हैं। ये तरीका होता है पेपर को हल करने का, उसी को हम ध्यान में रखते हुए। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन आपको मिल जाएंगे पेपर। ठीक है, सबसे पहले हम हिंदी को लेकर के चलेंगे। जो भी प्रश्न नहीं समझ में आएगा या जो कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम इंग्लिश वर्जन को कवर करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न हैं,
ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। अब आपके कितने प्रश्न आते हैं? 100 प्रश्न आते हैं सब्जेक्ट से। 50 प्रश्न आपके फर्स्ट पेपर के होते हैं, वो भी 2 नंबर का होता है, और सब्जेक्ट से 100 प्रश्न होते हैं, वो भी 2 नंबर का होता है। ठीक है, पैटर्न आप लोग जानते होंगे, पैटर्न आप लोग समझते होंगे, सिलेबस आपने देखा होगा। कोशिश करेंगे कि अगर आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देखें, जो भी इस वीडियो के जो भी आपके कमेंट हों, किसी को सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, अगर अधिकांश ऐसे लोग होंगे, बच्चे होंगे हमारे, तो हम एक दिन सिलेबस पर चर्चा भी आपसे करेंगे और हम सिलेबस को भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी आपको यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, सिलेबस पे चर्चा की है लोगों ने कैसे। लेकिन मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखा है ये कि नेट के पेपर के जो आंसर हल किए जाते हैं वो उसी तरह से हैं, प्रश्न पढ़ लिया उत्तर दे दिया, वो नहीं करना है। हम सारे के सारे ऑप्शनों को देखेंगे। ठीक है, कम से कम एक प्रश्न से 3 प्रश्न और बनाएंगे। इस प्रकार से अगर एक प्रश्न से 3 प्रश्न और बनेंगे तो समझ लीजिए 4 प्रश्न हो गए आपके। वो 50 प्रश्न है, 4 पंचे 20, समझ रहे हैं। 200 प्रश्न इस 50 प्रश्न से हम बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि 150 प्रश्न और बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बीच में है कि 8 जून 2004, एक भूगोल से प्रश्न दे दिया है उसने। ठीक है, 8 जून 2004 एक प्रश्न है आपका कि 8 जून 2004 को सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सा तारा घूमा। आप जानते हैं जब सौरमंडल में आप जब जाते हैं, बीच में सूर्य होता है, सूर्य स्थिर है, इसके आसपास बहुत सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं। ठीक है, उनमें से एक बुध है, एक शुक्र है और एक आपकी पृथ्वी है। ठीक है, बुध, शुक्र और पृथ्वी। ठीक है, ये है। इनमें आपसे कहता है कि 2004 को सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सा तारा घूमा। ये जो घटना होती है इतिहास में, इसको ट्रांजिट ऑफ वीनस कहा जाता है। ट्रांजिट ऑफ वीनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिट ऑफ वीनस कहा जाता है इसे। और वीनस का जब जिक्र आया तो आपके पास सीधा सा आंसर क्या निकलेगा? शुक्र। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या निकलेगा? शुक्र। ठीक है, इससे पहले ये घटना विद्वानों के अनुसार 1876 में हो चुकी थी। ठीक है, 1876 में। आगे ये घटना कब होगी ऐसा जो अनुमान है तो 2117 में होगी। अगली घटना कब होगी तो 2117 में होगी, उसके बाद 2125 में होगी। ठीक है, इस तरह से इसकी चर्चा की गई है कि ये आगे घटना इस प्रकार से होंगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शुक्र होगा। ठीक है, ये ध्यान कर लीजिएगा। अगला एक प्रश्न हमारा यहाँ से निकल के आता है कि संस्कृत के किस ग्रंथ में चित्र को श्रेष्ठतम माना गया है। ठीक है, सब लोग पढ़ते हैं, एक नाम पढ़ते हैं आप, चित्रसूत्र। चित्रसूत्र, ठीक है, मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखित, ठीक है, विश्व धर्मोत्तर पुराण, जिसमें चित्रकला की खूब चर्चा की गई है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, राइट आंसर आपका क्या निकल जाएगा? विश्व धर्मोत्तर पुराण। ठीक, बाकी के 3 देख लीजिए। पद्म पुराण, ठीक, उसके बाद है मेघदूत। मेघदूत तो आप जानते हैं कालिदास की रचना है। हरिवंश पुराण जो आपका है, यह महाभारत का अंतिम पर्व जो है, अंतिम पर्व, महाभारत का जो अंतिम पर्व है, ठीक है, उसको ही हरिवंश पुराण कहा जाता है। ठीक है, इससे संबंधित चित्रण भी हुआ और मुगल काल में अकबर के समय हरिवंश पुराण का चित्रण हुआ था, अकबर के समय। और इसमें जो सबसे श्रेष्ठ चित्र बना था द्वारका चित्र। ठीक है, द्वारका की घटना से संबंधित एक चित्र है इसमें हरिवंश पुराण में। फिलहाल आपका जो राइट आंसर निकला वो क्या है? आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो ये 2 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न आपका है महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। छापा कला में अगला जो प्रश्न आपका आया है वो है छापा कला से। ठीक है, सारी चर्चाएं आपको यहीं पर बता दी जाएंगी। ठीक है, बस आप सुनते रहिए और कागज और कॉपी अपने सामने रखिए, कागज और पेन अपने सामने रखिए और जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उसको फटाफट नोट करते चलिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आइए, लिथोग्राफी को क्या कहते हैं? लिथोग्राफी शब्द को तोड़ेंगे तो लिथो माने होता है पत्थर और ग्राफी का मतलब होता है रेखांकन करना या अनुरेखण करना। ठीक है, तो पत्थर पर किया गया अनुरेखण या रेखांकन
ठीक है, क्या कहलाता है? लिथोग्राफी कहलाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1798, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। 1798 स्नेफेल्डर द्वारा इसकी खोज की गई। एक तो ये प्रश्न आपके पेपर में आता है, इसकी खोज की गई। दूसरा क्या आता है? दूसरा जो प्रश्न बनता है कि इस विधि में जो पत्थर या जो शिला प्राप्त होता है, इस विधि में जो पत्थर या शिला प्राप्त होता है इस विधि के अंतर्गत, वो कहाँ से मिलता है? एक तो प्रश्न ये यहाँ से पूछा जाता है। तो एक बवेरिया नाम की जगह है, बवेरिया किस देश में पड़ता है? जर्मनी। ठीक है, यहाँ से ये शिला पत्थर प्राप्त होती है, यहाँ से ये शिला पत्थर प्राप्त होती है। ठीक, अब इसके पूछ रहा है कि को क्या कहते हैं? लिथोग्राफी को इंग्लिश में हम प्लेनोग्राफी कहते हैं, प्लेनोग्राफी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या निकल गया? प्लेनोग्राफी। प्लेनोग्राफी जब इसका राइट आंसर निकल जाएगा तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे? समतल सतह प्रणाली, समतल सतह प्रणाली, समतल सतह प्रणाली। इसको ध्यान रखिए। आगे जब बात करेंगे तो इसमें एक जो सबसे खास पॉइंट आपसे पूछा जाता है, ठीक है, एक सबसे खास पॉइंट वो क्या है? ठीक है, तो वो है ग्रेनिंग द स्टोन, ग्रेनिंग द स्टोन, पत्थर की घिसाई। और ये किसकी सहायता से की जाती है? तो एक लेविगेटर की सहायता से की जाती है। लेविगेटर के घर में चकिया देखे होंगे पत्थर वाली, ठीक है, पत्थर वाली जो चकिया होती है घर में, उसके ऊपर एक और पत्थर रखा होता है जो हैंडल लगा होता है। ठीक है, तो ये ऊपर का जो हिस्सा है इस नुमा एक औजार होता है जिससे इस पत्थर की घिसाई की जाती है, यानी कि उसकी ऊपरी सतह को चिकना किया जाता है। पानी डालते रहते हैं और इसकी घिसाई करते रहते हैं। तो ये लेविगेटर शब्द ध्यान रखना, यहाँ से पेपर में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। प्रक्रिया इसकी बड़ी लंबी है, इसकी प्रक्रिया बड़ी लंबी है। ठीक है, और इसमें ढेर सारी चीज़ों की आवश्यकता लगती है। ठीक है, वो क्या है? ग्रेनिंग द स्टोन की जो प्रक्रिया होगी इसमें कार्बोरेंडम चूर्ण आप इस्तेमाल करेंगे। ये सामग्री आप ध्यान रखें, सामग्रियों से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि कार्बोरेंडम चूर्ण का उपयोग किस विधि में किया जाता है? तो लिथोग्राफी में किया जाता है। अरेबिक गम का उपयोग किसमें किया जाता है? इसमें लिथो में किया जाता है। तुष इंक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? लिथो में किया जाता है। ग्रीस और पानी, इनका उपयोग कहाँ पर होता है? प्लेनोग्राफी में, यानी कि लिथोग्राफी में होता है। लेविगेटर की उपयोग इसी में। चमड़ा रोलर की उपयोग करें, चमड़ा रोलर बेलन जैसा होता है, ठीक है, उसका उपयोग कहाँ होता है? लिथोग्राफी में होता है। क्यों होता है? इंक लगाने के लिए होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगला एक विकल्प है गहरा खनित। ठीक है, एचिंग टेक्निक जो है, एचिंग टेक्निक वो इंटेग्रेलियो टेक्निक के अंतर्गत आती है। छापा कला की इंटेग्रेलियो टेक्निक के अंतर्गत। छापा कला की 4 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? उडकट है, इंटेग्रेलियो है जिसको हम अंतः सतह प्रणाली कहते हैं। उडकट को हम उभार सतह प्रणाली भी मतलब बोल देते हैं। ठीक है, उडकट उसके अंतर्गत एक टेक्निक है, उभार सतह प्रक्रिया, ठीक है, जिसको हम रिलीफ मेथड बोलते हैं। अंत्य सतह जिसको इंटेग्रेलियो बोलते हैं। एक आपकी समतल सतह होगी जिसको प्लेनोग्राफी बोलते हैं। और एक आपकी होगी सेरीग्राफी जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्दा चित्रण बोल देते हैं, सिल्क स्क्रीन बोल देते हैं। तो 4 होती हैं विधियां छापा कला की। एचिंग टेक्निक में अम्ल के द्वारा प्लेट को काटा जाता है। जो रेखाएं हमको छापनी होती हैं उन रेखाओं को अम्ल की सहायता से, प्लेट को हम अम्ल की सहायता से काटते हैं। तो ये काम उसमें है। एक रंग विधि, इसको बोलते हैं मोनोक्रोम। मोनोक्रोम इस प्रकार की जो विधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोम बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो फिलहाल जो राइट आंसर निकला वो ये। चौथा जो हमारा प्रश्न है, इनमें कौन सा एक एक्शन पेंटर है? एक्शन पेंटर का मतलब यहाँ पर क्या था कि एक्शन पेंटर 1945 ईस्वी के आसपास, 1945 ईस्वी के आसपास अमेरिका में अभिव्यंजनावाद का एक नमक अमूर्त अभिव्यंजनावाद अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, ध्यान रखना, वो अभिव्यंजनावाद नहीं तो जर्मनी में शुरू हुआ था, वो नहीं, ये अमेरिका में शुरू हुआ था 1945 में। अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, अमूर्त अभिव्यंजनावाद, उसके 2 पार्ट थे। एक तो एक्शन पेंटिंग वाले कलाकार उसमें शामिल थे और दूसरे मार्क रोथको वाले शामिल थे जिसको हम कलर फील्ड पेंटर बोलते हैं। ठीक है, वो 1960 के आसपास आया था, ये ध्यान रखना है आपको।
तो एक्शन पेंटर, इसमें क्या था कि कैनवास पर रंग लगाने के लिए कलाकार एक्शन करता था, कोई ना कोई मतलब एक जगह स्थिर रह करके वो कैनवास पर रंग नहीं लगाता था, डांस कर लेता था, घूम लेता था उसके आसपास। तो इस प्रकार से रंग कैनवास पर लगाए जाते थे और रंगों का महत्व एक्शन पेंटिंग में ज़्यादा है। तो इस तकनीक का जो सबसे अच्छा कलाकार है वो जैक्सन पोलाक है, जिसका जन्म 1912 में हुआ था। 1912, ठीक है, अमेरिका में इसका जन्म हुआ था। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है, आपके पीजीटी के लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। केवीएस एनवीएस में कभी अगर वेस्टर्न से क्वेश्चन आ सकता है तो ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला उसमें है जोसेफ अल्बर्स। जोसेफ अल्बर्स 1888 में इनका जर्मनी में जन्म हुआ था। जोसेफ अल्बर्स का कब हुआ था? तो 1888 के हैं, जर्मनी में, जर्मनी के हैं जोसेफ अल्बर्स। ठीक है, इनको ध्यान रखना, जोसेफ अल्बर्स को, जोसेफ अल्बर्स को इनको ध्यान रखना। अमूर्त चित्रकारों की श्रेणी, मतलब अमूर्त चित्रकारों के काम आते हैं। इनकी एक पुस्तक बड़ी फेमस है, इंट्रैक्शन ऑफ कलर करके, नहीं इंट्रैक्शन ऑफ कलर करके, इंट्रैक्शन ऑफ कलर करके इनकी एक पुस्तक है। रंगों पर इन्होंने सिद्धांत दिया, इंट्रैक्शन ऑफ कलर, ये रंगों का एक सिद्धांत था, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, 1963 में ये सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक, ये ध्यान रखना। अगला एक कलाकार है आपका विकल्प में पिएट मोद्रियान, जिसको बोलते हैं पिएट मोद्रियान। नीदरलैंड के कलाकार हैं पिएट मोद्रियान, और 1872 में इनका जन्म हुआ था। 1872 में इनका जन्म हुआ था, और इनको ज्यामितीय कला का पिता आप कह सकते हैं, पिएट मोद्रियान। ठीक है, ग्रे ट्री है, रेड ट्री है, इस तरह के चित्र हैं इनके जो कि अमूर्त चित्र हैं। ठीक, ध्यान रखना। अगले हैं गोतेलियर। अब गोतेलियर जो एक कलाकार था, गोतेलियर 1968 में इंग्लैंड के कलाकार हैं। गोतेलियर लूक गोतेलियर हैं, 1968 के, इंग्लैंड। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला विकल्प हमारे पास है अगला प्रश्न है, किस भारतीय चित्रकार ने लोक शैली को अपनाया? लोक शैली का मतलब यहाँ पर आपको सीधा सा अर्थ लगाना, फोक आर्ट। ये प्रश्न आपको टीजीटी, फोक स्टाइल, ये प्रश्न आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों में देखने को मिलता है। कोई भी परीक्षाएं हो, कला से संबंधित कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हैं और उस परीक्षा में अगर आप शामिल हुए हैं, तो यामिनी राय से अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भारत में लोक कला से, जिस कलाकार के लिए ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बनता है, वो कलाकार आपका यामिनी राय है। कौन सा कलाकार है? यामिनी राय। बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है इससे। टेम्परा पूछा जाएगा, माता और पुत्र पूछा जाएगा, माँ और बच्चा भी आता है। ठीक है, झींगा दबाई बिल्ली वाला जो एक चित्र है, रथ और घोड़ा और रथ, राजा और रानी, इस प्रकार के बलराम और कृष्ण, इस तरह के ढेर सारे चित्र हैं। स्त्री पुजारिन करके, संथाल औरतें करके हैं, कई सारे चित्र इनके हैं। टेम्परा माध्यम में काम किया। फोक, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है लोक कला, कि भारत का लोक कलाकार या भारत की फोक स्टाइल में काम कौन सा कलाकार करता है। इनको पहली बार भारत का पिकासो भी कहा गया था, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इनको भारत का पिकासो भी कहा गया था। इनके जन्म की बात करें यामिनी राय की, तो आप जानते हैं 1887 में इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ध्यान रखना, कलकत्ता आर्ट विद्यालय से शिक्षित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले आपके कलाकार हैं वीरेन डे। वीरेन डे को भारत में तंत्रवादी जो आर्ट थी उसका जनक कहा जाता है, और 1926 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1926 में इनका जन्म हुआ था वीरेन डे का, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तंत्रवादी कलाकार हैं, तंत्रवादी आर्टिस्ट हैं, और इनके चित्र अक्सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस टॉपिक पर आधारित इनके चित्रों का निर्माण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट कलाकार आपके केसीएस पनिक्कर हैं। ठीक है, इनका नाम सब जानते हैं, और इनका सबसे अधिक नाम किस लिए फेमस है? तो चोलामंडल के लिए, चोलामंडल कला गाँव, चोलामंडल कला गाँव। ठीक है, केसीएस पनिक्कर का जन्म 1911 में हुआ था, ये आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, सबको पता है ये। चोलामंडल कला गाँव जो था, ये जो गाँव था, ठीक है, चोलामंडल कला गाँव, इसकी स्थापना कब होती है? 1966 में। ये भी ध्यान रखना, महाबलीपुरम नहीं, चेन्नई में हुई थी इसकी स्थापना, चेन्नई में।
महाबलीपुरम मार्ग पर जाने वाले, जो रास्ता महाबलीपुरम को जाता है उस मार्ग पर इसकी स्थापना हुई थी। 8.5 एकड़ की ज़मीन के खेत में यहाँ पर कलाकारों का पूरे गांव बसा है। यानी कि यहाँ पर हर प्रकार के काम होते हैं, वास्तु कलाकारी, मूर्तिकारी, चित्रकारी, सिरामिक, पॉटरी, जो भी कलाकार हैं कला से संबंधित सारे के सारे यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। आवासीय एक ग्रुप था, एक आवासीय विद्यालय के रूप में इसको स्थापित किया गया था। जैसे आपका बाउहाउस था जर्मनी में, उसी प्रकार से भारत में चोलामंडल कला गांव है, इसको भारत का बाउहाउस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। केसीएस पनिक्कर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चित्र आपसे पूछा जाता है शब्द और प्रतीक करके, वर्ड एंड सिंबल करके, उसको ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे आइए। राम कुमार को जानते हैं, 1924 के हैं राम कुमार, ठीक, शिमला 1924 राम कुमार, ठीक, ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे क्या पूछा जाता है, दिल्ली शिल्पी चक्र, जिसको हमने डीएस लिख दिया, दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित है। अमूर्त दृश्य चित्रकारों में शामिल किए जाते हैं, अमूर्त दृश्य चित्रकारों में शामिल किए जाते हैं, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राम कुमार। शुरुआत में इनकी जो कला थी वो आकृतिवादी थी। ठीक है, ढेर सारे इनके ऐसे चित्र हैं, बेरोजगार है, स्नातक है, इस प्रकार के ढेर सारे इनके चित्र हैं जो कि पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन बाद की इनकी कलाकारी दृश्य चित्रकार के लिए ज़्यादा फेमस हुए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इनकी अमूर्त दृश्य की अगर जो हम बात करें दृश्य चित्रों की, तो सबसे इनकी फेमस जो कलाकृत है वो है बनारस के घाट। ध्यान रखना, बनारस के घाट, बहुत पेपर में प्रश्न आता है, ये आप ध्यान रखना है। हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अवध के नवाबों के चित्र किसने बनाए थे। ठीक है, प्रश्न बढ़िया है। इससे एक बार प्रश्न एलटी के पेपर में भी पूछा जा चुका है, एक प्रश्न एलटी के पेपर में भी पूछा जा चुका है। और वो प्रश्न क्या आया था एलटी के पेपर में, एलटी के पेपर में कि भारत में ईजल परंपरा की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, तो ये प्रश्न आया था, तो ध्यान रखना। टिली कैटिल विदेशी कलाकारों में शामिल हैं। भारत में जब कंपनी काल का दौर था, या जब अंग्रेजों द्वारा भारत में शासन व्यवस्था चल रही थी, तो उसी समय कंपनी काल, जो कंपनी का एक काल था, जो अंग्रेजों का एक शासन था, उस समय बहुत सारे ब्रिटिश चित्रकार भारत आए और यहाँ पर उन्होंने काम किया और वापस चले गए। यहाँ पर जितने भी विदेशी चित्रकार आए, मैं तो यही मतलब कहता हूँ कि जब उनकी यूरोप में इज्जत नहीं बची तब वो यहाँ पे आए और यहाँ के राजा महाराजाओं के उन्होंने चित्र बनाए, प्रसन्नता हासिल की और धन दौलत भी प्राप्त की। और जब खूब धन दौलत उन्होंने यहाँ पर कमा ली तो वापस अपने विदेश चले गए। इन्हीं में से एक प्रश्न यहाँ पर है कि अवध के नवाबों के चित्र किसने बनाए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अवध के नवाबों के चित्र की जब बात करें आपसे पेपर में, तो ऑप्शन क्या सही है, टिली कैटिल। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं जानने की। तो 1735 से 86 इनका कार्यकाल है। कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। भारत आगमन, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि इनका भारत आगमन 1766 से और 1766 से 1768 से लेकर के और 1776 तक ये भारत में रहते हैं। 1768 से लेकर के और 1776 तक ये भारत में रहते हैं। ठीक, रूपवादी चित्रकार थे। रूपवादी का मतलब है आप व्यक्ति चित्रकार बोल सकते हैं, व्यक्ति चित्रकार। पोर्ट्रेट पेंटर थे, ये ध्यान रखना है, पोर्ट्रेट पेंटर। किस माध्यम में काम करते थे, तो माध्यम इनका क्या था, तैल था। ठीक, ध्यान रखना। अवध के नवाबों के साथ साथ भारत में ईजल परंपरा की शुरुआत की। ईजल परंपरा क्या है, तैल पद्धति में कैनवास रख कर, कैनवास को जिस सतह पर रखते हैं, ठीक है, कैनवास जिस स्टैंड पे रखते हैं और उस स्टैंड के सारे जो पेंटिंग की जाती है, तो उसको, वो जो स्टैंड होता है उसको ईजल बोलते हैं। तो इस प्रकार की पद्धति की शुरुआत किससे होती है, टिली कैटिल से होती है। ये भी प्रश्न आ चुका है, उसको भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। नैनसुख तो बड़ा जबरदस्त कलाकार है, एक केंद्र से दूसरे केंद्र, दूसरे केंद्र से तीसरे केंद्र, अक्सर परेशान करता है नैनसुख। ठीक है, कि इसको हम क्या चुनेंगे। ठीक है, तो कोई शैली से अगर विकल्प आपके पास आता है तो गुल्लेर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी बसोहली और कांगड़ा दोनों में उसने काम किया, आगे फिर जम्मू में भी जाता है और वहाँ पर भी काम करता है। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जा चुका है, नेट के पेपर में ही आया था, जब 2018 जून का जब पेपर हुआ था, और वो पहली बार सिंगल पेपर हुआ था।
सिंगल पेपर 100 प्रश्नों का आया था और वो अंतिम लिखित पेपर था, मतलब ऑफलाइन पेपर था, अंतिम पेपर वो था। उसमें पूछा गया था कि नैनसुख का संबंध है। वहाँ पर ऑप्शन क्या थे, मज़ेदार बात है, ध्यान से सुनिएगा, बसोहली, कांगड़ा और एक ऑप्शन था जो इसका जसरोटा, जो इसका जन्म स्थान है। यहाँ से पूछा गया था कि नैनसुख का संबंध है, तब वहाँ पे जसरोटा से किया। क्यों? क्योंकि जसरोटा जो स्थल है या स्थान है, ठीक है, वो उसका जन्म स्थान था। तो वो वहाँ पर पेपर में प्रश्न जन्म स्थान पूछ रहा था। आगे जब पेपर आएगा 18 वाला तो उस पर हम लोग बात करेंगे। बिशन दास को आप जानते हैं, मुगल शैली के कलाकार हैं। बिशन दास को आप जानते हैं, मुगल शैली के कलाकार हैं, अकबर के दरबारी चित्रकार रहे और व्यक्ति चित्रण में इनका काफ़ी नाम है, ठीक है, ध्यान रखना। मौलाराम पहाड़ी शैली के अंतर्गत, वो भी पहाड़ी शैली से ही हैं, पहाड़ी शैली के अंतर्गत जो गढ़वाल शैली आपकी है, गढ़वाल शैली का प्रधान कलाकार था, ठीक है। गढ़वाल वंश का इतिहास नामक पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी। तो चित्रकार के साथ साथ एक इतिहासकार के रूप में भी मौलाराम जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 7वां प्रश्न है, इनमें से सही जोड़ा बताएं। तो इनमें से सही जोड़ा आपको पहचानना है कि किसके साथ कौन सा मिलाप कर रहा है, ठीक है। तो बीकानेर तो राजस्थान में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, तो इसको गलत कर दीजिए। गोलकुंडा कर्नाटक में गोलकुंडा कर्नाटक यानी कि दक्षिणी शैली का एक केंद्र रहा है, उड़ीसा में नहीं है, इसको काट दीजिए। आम्बेर राजस्थान का, जयपुर आम्बेर मध्य प्रदेश दिखा रहा है, तो काट दीजिए। सही क्या है, गुल्लेर पहाड़ी। गुल्लेर जो है वो पहाड़ी शैली का एक प्रमुख कला केंद्र है, जो इसके साथ इसका संबंध सही स्थापित कर रहा है। यही प्रश्न वो मिलान में डाल सकता था बना करके कि मिलाइए, तब यहाँ पर ये ऑप्शन अलग हो जाते हैं आपके, ठीक है। ऐसे प्रश्न मिलान में वो डालते हैं, बस थोड़ा सा ये सही हो जाते, फिर उसको कौन किसके साथ सही है उसको मिला लीजिए, बस कहानी खत्म, ठीक है। तो ये हो गए 7 प्रश्न। आगे आइए, कोशिश करिए आप लोग, जो लोग भी इस वीडियो को देखें, जो भी मेरे चैनल पे हैं, उनसे गुजारिश बस इतनी है कि जो भी आपको कुछ कमियां नज़र आएँ या कोई सुझाव देना आप चाहें तो बिल्कुल सुझाव दें, और आपके जो भी प्रश्न हों उन प्रश्नों को भी आप टैग कर सकते हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है विज्ञापन से है ये प्रश्न, ठीक है। विज्ञापन से एक प्रश्न है और इनके बारे में अगर हम जानेंगे, ठीक है, तो बात करेंगे हम कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन, ठीक है। पूछ रहा है कि ये किसने लिखी। ये पुस्तक है जो विज्ञापन जगत की एक सबसे इम्पॉर्टेंट और श्रेष्ठ पुस्तक के रूप में इसको आप देख सकते हैं, डेविड ओगलवी, ठीक है। आधुनिक विज्ञापन का जनक माना जाता है इनको, आधुनिक विज्ञापन का जनक, आधुनिक विज्ञापन का जनक, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें और भी नाम हैं, जैसे एरिक गिल के बारे में जानना हो हमें, एरिक गिल तो ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। एरिक गिल एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, इनको आपको ध्यान रखना है। 1882 इंग्लैंड के हैं, 1882 इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में हैं। तो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं एरिक गिल, ठीक है। इनकी एक मूर्ति बहुत फेमस है, मावा बच्चा करके, मावा बच्चा करके इनकी एक प्रसिद्ध मूर्ति है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे लिए खास रहेगी। उसके पश्चात एक पॉइंट और यहाँ से बनता है, इनके ही मतलब बारे में एक पॉइंट और आता है, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक है ब्यूटी लुक्स आफ्टर हर सेल्फ। इनकी एक पुस्तक है ब्यूटी, यहाँ पर तो आएगा नहीं, कहाँ पर लिख दें, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। इनकी पुस्तक है ब्यूटी लुक्स आफ्टर हर सेल्फ, आफ्टर हर सेल्फ, ठीक। ये ध्यान रखना, इसी हाँ ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक है एलिक पद्मसी, ये भारत से इनका संबंध है, भारत से, ठीक है। इन्हें भारत में आधुनिक विज्ञापन का पिता कहा जाता है, इन्हें भारत में आधुनिक विज्ञापन का पिता कहा जाता है। और इनका पहले जन्म देख लेते हैं तो 1928 गुजरात में इनका जन्म हुआ था,
ठीक है। आधुनिक भारत के हैं ये, भारत में आधुनिक विज्ञापन का पिता कहा जाता है। ठीक है। एलिक पद्मसी अकबर पद्मसी के भाई हैं, ये भी ध्यान रखना है। और इनकी एक सबसे इम्पोर्टेंट जो ये हाईलाइट हुए सबसे ज़्यादा, तो गांधी नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें इन्होंने जिन्ना का रोल अदा किया था। ठीक है। उससे ये और ज़्यादा चर्चा में आए थे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है। कुछ इन्होंने विज्ञापन भी दिए, जैसे ललिता जी सर्फ, जो एक साबुन आती थी सर्फ, और चेरी जो पालिश आती है, उससे संबंधित इन्होंने विज्ञापन सृजित किए, ये ध्यान रखना है। फुटिगर जो हैं, ठीक है, फुटिगर जो हैं, इनको ध्यान रखना, 1928 स्विट्जरलैंड के हैं। फुटिगर 1928 स्विट्जरलैंड के हैं, 1928 स्विट्जरलैंड के हैं, और ये टाइपफेस डिजाइनर हैं या एक टाइपोग्राफर हैं, ये ध्यान रखना, एक टाइपोग्राफर के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कौन सा है। जॉन गुटेनबर्ग ने, ये भी प्रश्न पेपर में बहुत पूछा जाता है। 1450 लिख के आपको मिलेगा, 1440 लिखा मिलेगा। ठीक है। अधिकतर 1450 के साथ जाइएगा। ठीक, ये ध्यान रखना कि ये जो इसका जो राइट आंसर पूछ रहा है कि जॉन गुटेनबर्ग, एक तो कहाँ के थे, एक तो जर्मनी के थे, जर्मनी के। ठीक है। पुनरुत्थान काल का जो दौर शुरू हुआ था, रिनेशा जो आप पढ़ते होंगे वेस्टर्न आर्ट में, जिन लोगों ने अभी तक पढ़ा है, रिनेशा में जो पुनरुत्थान काल का एक दौर था, उस दौर के शुरू होने से पहले इनका एक अहम योगदान था उस पुनरुत्थान काल की शुरुआत में, क्योंकि इन्होंने चलन विधा, मूवल टाइप, ये जो टेक्निक थी, इस टेक्निक के साथ जो पुस्तक छपी थी, और उसमें ईसा मसीह जो उस समय का धार्मिक ग्रंथ होता था, जो धार्मिक कंटेंट था, उसको पुस्तकों के माध्यम से छापने में इनकी विधि बहुत ही सहायक हुई। ठीक है। उसकी वजह से जब ढेर सारी पुस्तकें जल्दी जल्दी छापी गई, तो उसकी सहायता से पूरे यूरोप में जब इधर उधर लिखित चीज़ें फैली होंगी, तो लोग उसको पढ़े होंगे, उस कंटेंट को, उस लिटरेचर को, और उसको पढ़ करके जो एक पुनरुत्थान काल का दौर शुरू हुआ, धर्मावलंबी, जो बहुत पहले, जो मध्यकाल के दौरान वेस्टर्न आर्ट में आप देखते हैं, वेस्टर्न इतिहास में मध्यकाल के दौरान जिस प्रकार से धर्म का प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हो चुका था कि लोग धर्मांध होने लगे थे, उसको उन लोगों को बाहर निकालने के लिए ढेर सारे और पुस्तकें छापी गई, जिसके माध्यम से लोगों को धर्म के बारे में बताया गया। धर्मांध का मतलब धर्म, कोई भी धर्म गलत नहीं होता है, लेकिन उसको गलत तरीके से जब लोग इस्तेमाल करने लगते हैं या उसकी आड़ में कुछ गलत काम जब करने लगते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं धर्म को हानि पहुंचाती हैं। धर्म कोई भी खराब नहीं होते हैं, कोई भी बुरी बात किसी धर्म में नहीं लिखी है। जितनी भी धर्मों में बातें की गई वो सब मानव कल्याणकारी के लिए ही बातें की गई हैं, लेकिन उसके पीछे जब ढेर सारे गलत काम होने लगते हैं, तब कहीं ना कहीं धर्म पे उंगलियां उठने लगती हैं। ठीक है। तो वहाँ पर जो चीज़ें की गई, तो जॉन गुटेनबर्ग जर्मनी का है, ध्यान रखना, और 1450 ईस्वी में इस प्रकार की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। इसमें क्या होता था कि अब एक एक अक्षर मतलब तब ये होता था कि जो अक्षर छापना होता था आपको, उसके लिए वो अक्षर मतलब वो पूरा का पूरा सेंटेंस आपको खोदना होता था लकड़ी पे, फिर उसको छापना होता था। इन्होंने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की, पुस्तक छपाई की, ऐसी टेक्निक डेवलप की कि अक्षरों को सांचे में लगा लीजिए फटाफट। जो भी आपको शब्द छापना है, अक्षर उठाइए, एक सांचा बना दिया, उस सांचे के सारे अक्षर इन्होंने ढाल दिए, खोद दिए। ठीक है। या लकड़ी पर उन्होंने मतलब धातु, ठीक है, मूवल मतलब अक्षरों को उन्होंने, जो टाइप फेस होते हैं उन पे उन्होंने अक्षरों को उकेर दिया। इस तरह से टाइप फेस होता है। ठीक है। और इस पर अक्षर उकेर दिया जाता है अलग अलग डिज़ाइंस के। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और इन्होंने एक सांचा डेवलप किया, और जो भी शब्द छापना होता था, उन शब्दों के अक्षरों को उस सांचे में फिट कर दिया जाता था, और उससे पुस्तक छाप दी जाती थी। चलन विधा, मूवल टाइप, यानी कि टाइप जब गति करने हैं, टाइपों को हटाया बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसी विधा को चलन विधा कहा गया या मूवल टाइप कहा गया। ठीक है। तो इसका जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। कब? 1450 में। यह ध्यान रखना है आपको। मुद्रण स्याही क्या होती है? जो स्याही होती है जिससे हम
अक्षर पे इंक, जो इंक लगती है उसको हम स्याही कहते हैं, उसको हम छापते हैं। मुद्रण रोलर्स होते हैं, रोलर्स हार्ड रोलर होते हैं, उसकी सहायता से इंक लगाते हैं। डिजिटल प्रिंटिंग जो आजकल आप देखते हैं, जो डिजिटल प्रिंटिंग होती है, ठीक है, उसको आज आप देखते हैं, वो आपकी डिजिटल प्रिंटिंग हो गई। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला एक प्रश्न यहाँ से आता है, ये खूब पूछा जाता है, ठीक है, ये सीरियल लगाने में भी खूब देता है नेट के पेपर में समय, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका कहाँ है? ये प्रश्न आपसे है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका कहाँ है। राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका का मतलब NGMA। क्या नाम है? NGMA, NGMA, ठीक है। राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका कहाँ है? तो आप जानते हैं कि जो NGMA है, मेन वाली आपकी कहाँ है? दिल्ली में है। जो मेन वाली है आपकी नई दिल्ली में है। इसके 2 रीजनल सेंटर खुले, रीजनल सेंटर यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय खुले। वो कौन कौन से थे? एक मिनट रुक जाइएगा। NGMA, हाँ ठीक है। इसके जो सेंटर कार्यालय खुले तो सबसे पहले मुंबई में खोला गया, उसके बाद बंगलुरु में खोला गया। तो चूंकि यहाँ पर ना तो दिल्ली है ना तो बंगलुरु है, तो हम क्या सही करेंगे? मुंबई सही करेंगे। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ इस तरह का प्रश्न पेपर में आता है। कुछ लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि यार जयपुर हाउस वो अलग चीज़ थी, वहाँ पर उसकी स्थापना, वो जयपुर हाउस लिख के आएगा जब भी लिख के आएगा, केवल जयपुर लिख के नहीं आएगा, वो जयपुर हाउस लिख के आएगा जो दिल्ली में, ठीक है, वो बात की जाती है, वो नहीं है। सीधे आप मुंबई लगाइए, ये ध्यान रखिए। अगर दिल्ली होता तो दिल्ली लगा लेते, मुंबई है तो मुंबई लगा लिए, दिल्ली मुंबई ना हो तो बंगलुरु होगा, बंगलुरु लगा लीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न भी पेपर में देते हैं कि वो आपका माइंड सेट चेक करते हैं कि कहाँ तक आपकी सोच है पेपर को लेकर के। अगला जो हमारा प्रश्न आएगा, उस प्रश्नों को हम ध्यान से देखें और महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है। इनमें कौन शिल्पी व्यक्ति चित्रकार भी है? शिल्पी व्यक्ति चित्रकार की बात की गई है, ठीक है, शिल्पी व्यक्ति चित्रकार की बात की गई है। शिल्पी का मतलब पुराने समय में जो चित्रकार थे, शिल्पी शब्द अधिकतर मूर्तिकारों के लिए उपयोग किया गया था। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो मूर्तिकार भी है और एक व्यक्ति चित्रकार भी है? वो प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये आइए ध्यान करते हैं इसका कि कौन कौन से इसमें होंगे और क्या क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। रमेश बिष्ट, आप जानते हैं इनको, ये भी मूर्तिकारों की श्रेणी में है। रमेश बिष्ट मूर्तिकार हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और काष्ठ इनका माध्यम है। इनकी एक फेमस मूर्ति है लस्ट करके, वो ध्यान रखना, एक मूर्ति है इनकी लस्ट करके। वेद नायर को आप जानते हैं, वेद नायर भी एक मूर्तिकार के रूप में है। वेद नायर गुजरात से हैं, वेद नायर गुजरात से हैं, वेद नायर ध्यान रखना, गुजरात से मूर्तिकार की श्रेणी में है, मूर्तिकार हैं, ठीक। शंको चौधरी 1916, ये भी क्या है? मूर्तिकार और चित्रकार की सूची में इनको रखा जाता है। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? शंको चौधरी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिजमोहन, ये भी चित्रकार की श्रेणी में है, इनको भी चित्रकार के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वेदनार 1936 के हैं और रमेश बिष्ट का ध्यान नहीं आ रहा है तो उनको हम छोड़ देंगे। बाकी चीज़ें आप ध्यान रखें, वहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगला है, इनमें से कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी है? कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी है? बहुत परिचित है, बहुत चर्चा में है, ठीक है, आप जानते हैं। और कौन है? तो आप जानते हैं बाल ठाकरे। कौन है? बाल ठाकरे। उद्धव ठाकरे जो इस समय मुंबई महाराष्ट्र में है, वो आप जानते हैं, तो वहाँ से हैं। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा क्या है? बाल ठाकरे, ठीक है, ध्यान रखना कि बाल ठाकरे एक राजनेता के साथ साथ एक व्यंग्य चित्रकार भी हैं, ध्यान रखना। लालू प्रसाद यादव को आप जानते हैं, जयललिता को आप जानते ही हैं, और चंद्रस्वामी भी एक क्या थे? पॉलिटिकल, मतलब एक राजनेता के तौर पर देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव कला के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करता है। मानव जो है वो कला के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। इस प्रश्न को हम देते हैं कि मानव कला के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करता है, तो ये कोटेशन जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी प्लेटो, टॉल्स्टॉय और रस्किन, ठीक है, ये भी आपके सौंदर्य शास्त्रियों में हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है मौलाराम कहाँ का चित्रकार था। तो मौलाराम कहाँ का चित्रकार था, तो पीछे आप देख ही चुके हैं, पीछे हम लोगों ने चर्चा कर ही ली है कि मौलाराम कहाँ का चित्रकार था। तो गढ़वाल शैली के अंतर्गत मौलाराम काम करते हैं। और आँख मिचौली जो इनका एक चित्र है जिसको रेखा चित्र कहा जाता है, और वो रेखा चित्र इन्होंने मनकू को चित्रकला सिखाने के लिए बनाया था, उसके बारे में बात की जाती तो ध्यान रखना। ठीक है, भोपाल का कोई मतलब नहीं है, कोटा राजस्थान से है और अपने शिकार चित्रों के लिए फेमस है। जम्मू आप जानते हैं, जम्मू शैली पहाड़ी शैली का ही एक केंद्र है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला एक प्रश्न है मुद्रण, काष्ठकर्म जिसको कारपेंटरी बोलते हैं, स्वर्णकाली, मृतिका उद्योग और काष्ठ शिल्प किसके अंतर्गत आते हैं। ये जो कलाएं हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वैसे काष्ठ शिल्प अगर हम लकड़ी की मूर्तियों की बात करें तब, ठीक है, लेकिन उतना नहीं, आगे से देखिए मुद्रण जो आपका बैनर प्रिंटिंग वाला होता है उसको मुद्रण बोलते हैं, मुद्रण बोलते हैं उसको। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंट मेकिंग दो अलग अलग अंतर हैं। प्रिंट मेकिंग का मतलब छापा कला से, और प्रिंटिंग प्रेस का मतलब जो आपकी ये मुद्रण वाली प्रेसें होती हैं, अखबार छपना है, कोई पोस्टर छपना है या कोई मान लीजिए होर्डिंग छपनी है, तो वो मुद्रण के अंतर्गत आता है। और ये सब आप जानते हैं किसके अंतर्गत आता है, व्यावसायिक कला के अंतर्गत। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला एक प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्जन को देखते हैं। छोटे प्रकार के टाइप यदि निचली पंक्ति के ऊपर हों तो क्या कहते हैं। ठीक है, उच्च टाइप फेस जो आप लिखते हैं, अंग्रेजी की जो कॉपी होती जिसको हम क्या बोलते थे गांव में, तब हम लोग बोलते थे चारू मतलब 4 लाइनों वाली कॉपी। ठीक है, चारुलिया मतलब इस तरह से बोला जाता था। ठीक है, तो इस तरह से टाइप फेस। वैसे तो टाइप फेस की जब बात की जाती है तो टाइप फेस में एक बॉक्स होता है, उसमें जब अक्षरों को रखा गया था तो जो बड़े अक्षर थे उनको ऊपर रखा गया था, छोटे अक्षरों को नीचे रखा गया था, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि छोटे प्रकार के टाइप यदि निचली पंक्ति के ऊपर हों, ठीक है, निचली पंक्ति के ऊपर हों, जैसे मान लीजिए एफ बनेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक, और कोई भी अक्षर हो मान लीजिए जो निचली पंक्ति के ऊपर हो, ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा, तो वो आप ध्यान रखें क्या कहा जाएगा उनको क्या कहेंगे हम लोग, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, जो मतलब छोटे प्रकार के टाइप यदि निचली पंक्ति के ऊपर हो, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाएगा, तो उनको असेंडर कहा जाएगा। ऊपर है तो असेंडर, नीचे होगा तो क्या हो जाए, डिसेंडर। ठीक है, ये ध्यान रखें, डिसेंडर। ठीक है, ये ध्यान रखने, ये आपको टाइप जब आप नेट के सिलेबस में पढ़ते हैं टाइपोग्राफी, वहाँ पर इन चीज़ों की चर्चा की जाती है। ठीक है, तब वहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात की जाती है। आर्म क्या मतलब होती है, भुजा। ठीक है, आर्म का मतलब होती है भुजा, यानी कि कोई भी अक्षर का जो हिस्सा निकला होता है उसको हम भुजा बोलते हैं, उसको आर्म बोलते हैं उसकी। ठीक है, इस पर भी एक दिन बात आपसे रखेंगे कि अक्षरों में कौन सी चीज़ क्या होती है, उस पर आपसे विधिवत बात करेंगे चल के। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है जी, ये जो जी है इसका जो ये हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है, लूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लूप बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से, या इसको आप पूंछ भी बोल सकते हैं, इसकी पूंछ भी बोल सकते हैं। तो जो अक्षर होते हैं, जो लेटर राइटिंग आपकी है उसके भी कुछ अपने नियम हैं, कुछ शर्तें हैं, उन अक्षरों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका स्पेशल कुछ नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके पश्चात अगला जो प्रश्न हमारा आएगा कि इनमें प्राचीनतम कला संस्था कौन है। ठीक है, प्राचीनतम कला संस्था का मतलब है सबसे प्राचीन कला विद्यालय आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है। ठीक है, डेटिंग कर लीजिए इसकी, आ जाइए। मद्रास वाला 1850 का है, कलकत्ता 1854 का है, मुंबई 1857 का है। और शांतिनिकेतन की जब बात करें तो शांतिनिकेतन जिस रूप में स्थापित हुआ था वो तो 1860 में स्थापित हुआ था, एक आश्रम के रूप में। ठीक, एक आश्रम के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन ये कला विद्यालय कब बना, यानी कि यहाँ पर शिक्षण विधियाँ या मतलब इस प्रकार से काम कब शुरू होता है, जब रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। दूसरी बात, कला की विधिवत शिक्षा के लिए शांतिनिकेतन में कला भवन की स्थापना की गई थी, कला भवन की। तो अगर उस सेंस से इसको हम ले तो ये 1919 का हो जाएगा। अब देख लीजिए इनमें से सबसे प्राचीन कौन सा है, तो इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है, मद्रास वाला है, जिसको हम चेन्नई भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपका यहाँ से राइट आंसर निकल जाता है। उसके पश्चात एक प्रश्न आता है 18 नंबर।
इस प्रश्न में क्या है, इसमें आपसे कार्टूनों से क्वेश्चन पूछे हैं कि सही कार्टून के जोड़े को मिलाइए, कौन सा कार्टूनिस्ट किस न्यूज़पेपर में काम करता था, वो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है आर के लक्ष्मण। क्या है? आर के लक्ष्मण। लक्ष्मण पई ये एक चित्रकार हैं, इनका कार्टून जगत से कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मण श्रेष्ठ भी कलाकार के रूप में है, और लक्ष्मण गौंड इनका कोई नाम तो खैर हमने नहीं मतलब पढ़ रखा है, बाकी ये लक्ष्मण श्रेष्ठ चित्रकार और लक्ष्मण पई चित्रकार, इसमें जो कार्टूनिस्ट के रूप में है वो आर के लक्ष्मण हैं। ध्यान रखना, इनका एक पात्र बड़ा फेमस हुआ था, कॉमन मैन। कॉमन मैन, ठीक है, वो ध्यान रखना, वो अक्सर पेपर में आपको प्रश्न मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला एक प्रश्न है कि मथुरा शिल्प की कलाकृतियां प्रायः किससे बनी हैं? मथुरा शिल्प, मथुरा शिल्प की जो कलाकृतियां हैं वो प्रायः काहे से बनी हैं? ठीक है, अब मथुरा 2 वंशों का कला केंद्र था। कौन कौन से हो सकते हैं 2 वो केंद्र? आइए उसको देखते हैं। एक तो कुषाण काल के दौरान कुषाण वंश में केंद्र रहा, और दूसरा गुप्त राजाओं के समय। ठीक है, तो मथुरा जो था वो मूर्ति शैली का एक केंद्र रहा। 2 राजवंशों के द्वारा वहाँ पर मूर्ति शैली की हमें पनपने देखने को मिलती है। एक तो कुषाण राजाओं का शासन जब था तब मथुरा में मूर्ति निर्माण की एक शैली पनपी, और जब गुप्त राजाओं का शासन हुआ तब मथुरा में मूर्ति निर्माण की शैली का फिर से विकास हुआ। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि मथुरा शिल्प की कलाकृतियाँ प्रायः किससे बनी थीं? ये प्रश्न कह रहा है, तो लाल बलुआ पत्थर से। ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें आप। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आगे आ जाइए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ट्रिम्प ऑफ लेबर, इसका कई सारे नाम पेपर में आपको देता है। ट्रिम्प ऑफ लेबर, ट्रिम्प ऑफ लेबर, मजदूरों का विजया उल्लास। एक बार पेपर में प्रश्न आया था कि एक बड़े से पहाड़ के टुकड़े को हटाते हुए कुछ मजदूर। ठीक है, तो ये किसकी कृत है? ये प्रश्न आपसे कह रहा है, तो प्रश्न किसका है? डीपी रानी। डीपी रानी आपकी प्रागैतिहासिक कला में है, वेस्टर्न आर्ट में ईवी हेवेल नाम आ रहा है। हेनरी ब्रुइल के साथ मिलकर के उन्होंने वेस्टर्न आर्ट की जो प्रागैतिहासिक कला थी उसकी खोजबीन का काम उन्होंने किया था। यहाँ पर है डीपी राय चौधरी, 1899 डीपी राय चौधरी का जन्म है, आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। माध्यम इनका कांसा है, मुख्य रूप से कांसा माध्यम में काम करते हैं। साथ ही साथ प्लास्टर में भी इनकी मूर्तियां हैं और मिट्टी में भी इनकी मूर्तियां हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है आपसे? कांसा वाला। ये मूर्ति कब की है? तो ये मूर्ति का माध्यम क्या है? इस मूर्ति का माध्यम भी कांसा है। और ये मूर्ति कहाँ है? तो मरीना बीच चेन्नई में है। मरीना बीच चेन्नई में ये मूर्ति रखी हुई है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसकी प्रतिकृति कहाँ रखी है? तो एनजीएमए में है। प्रतिकृति कह लें या इसका मॉडल कह लें कि इस मूर्ति को बनाने से पहले डीपी राय चौधरी ने एक मॉडल भी बनाया था, जो कि कहाँ रखा है? एनजीएमए के प्रांगण में। अक्सर वो डाउट में आता है प्रश्न, अधिकांश बुकों में भी इस बात की चर्चा की जाती है कि एनजीएमए। ठीक है, लेकिन वो मॉडल के रूप में है, और ये आपकी मेन मूर्ति है जो मरीना बीच चेन्नई में है। गूगल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से। रामकिंकर बैज 1906 या 1910 की बात इनके में की जाती है। ठीक है, ये भी एक मूर्तिकार और चित्रकार के रूप में फेमस हैं। मूर्तिकार और चित्रकार के रूप में फेमस हैं। डीपी राय चौधरी ने भी चित्रकारी में काम किया है, ध्यान रखना, कोई गलत बात नहीं है। और रामकिंकर बैज का माध्यम क्या है? सीमेंट कंक्रीट। क्या माध्यम है? सीमेंट और कंक्रीट इनका प्रमुख माध्यम है। संथाल परिवार आप जानते हैं, उनकी एक मूर्ति बहुत फेमस है। एम धर्मानी बर्ड फार्म मूर्तिकार हैं, एम धर्मानी, जिसका नाम है मेठो धर्मानी करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शारदा चरण उकील बंगाल शैली के एक प्रसिद्ध चित्रकार रहे। दिल्ली में इन्होंने उकील आर्ट स्कूल की स्थापना की थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। शारदा चरण उकील की 1888 के हैं शारदा चरण उकील, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। और क्या है अगला प्रश्न हमारा? अगला प्रश्न है कि हेनरी मूर की प्रदर्शनी भारत में कब लगी थी? ये प्रश्न है। तो हेनरी मूर के बारे में पहले आपको जानना होगा। इंग्लैंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं हेनरी मूर। आधुनिक मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं हेनरी मूर, और आगे की ओर झुकी हुई मूर्तियां या खोखली मतलब एक बड़ी सी मूर्तियों में जगह इनके देखने को मिलती है हेनरी मूर की मूर्तियों में। भारत में मूर की बड़ी प्रदर्शनी किस वर्ष लगी थी? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर निकलता है वो है आपका 1987 में दिल्ली में।
हाँ, दिल्ली में इनकी एक बड़ी प्रदर्शनी आयोजित की गई थी आधुनिक मूर्तियों से संबंधित करके। ठीक है, तो ध्यान रखना, वो एक इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन फिर विज्ञापन से है। इनमें कौन आउटडोर विज्ञापन है? कौन सा? हाँ, पूछ रहा है कि कौन सा आउटडोर विज्ञापन का विधान नहीं है। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आउटडोर विज्ञापन का विधान नहीं है, ये प्रश्न आपसे कह रहा है। ठीक है, आउटडोर, आउटडोर का मतलब है घर से बाहर जो विज्ञापन आपको देखने को मिले, तो कौन सा नहीं है? भित्ति चित्रण विज्ञापन जब आप मार्केट में जाते होंगे तो दीवार पे किसी जूते का जॉन या सीमेंट, अंबुजा सीमेंट करके, ठीक है, इस तरह से आप देखते हैं, तो वो तो आपको खैर देखने को मिलेगा। ठीक है, पोस्टर भी आपको घर के बाहर देखने को मिलते हैं और होल्डिंग भी घर के बाहर ही लगी आपको मिलेंगी। तो बाकी तो सब इसमें आउटडोर विज्ञापन के एग्जाम्पल हैं। एक बचता है द्वार संयोजन, गेट फोल्ड लेआउट, यानी कि गेट पर जो विज्ञापन बने होते हैं। अब ये गेट घर का गेट हो सकता है, ठीक है, घर का गेट, तो ये क्या है, इसका राइट आंसर क्या निकलता है? द्वार संयोजन, यानी कि विज्ञापन। घर के अंदर के विज्ञापन, आउटडोर विज्ञापन, जो घर से बाहर विज्ञापन आप देखते हैं, उसको हम आउटडोर विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, अगला एक प्रश्न है। इस प्रश्न की सबसे खास विशेषता क्या है? मिलान। इस प्रश्न में आप ये देख रहे होंगे कि यार इधर 4 हैं, इधर 5 हैं, आपको किसके साथ जाना है? वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें हम अगर विकल्प को मिलाएंगे तो आप लोग भी मिला लीजिए, मिलाइए। सबसे पहले हम प्रधान वर्ण की बात करते हैं। प्रधान वर्ण का मतलब है प्रमुख रंग। प्रधान वर्ण का मतलब है प्रमुख रंग। ठीक है, प्रधान वर्ण का मतलब है प्रमुख रंग। इनमें से कौन सा है उसको देखिए। प्रमुख रंग इनमें से कौन सा है? हाँ, आइए क्या है, देखिए। टेराकोटा काहे से मिलेगी? आपको मिट्टी से मिलेगी। टेरा वर्ड एक रंग है, ठीक है, टेरा वर्ड हरा रंग अजंता की गुफाओं में आपको ध्यान में आ रहा होगा। ठीक है, प्रधान वर्ण कौन सा है इसमें से? लाल। ठीक, ये बात आपको इतनी ध्यान रखनी है। अब इन 3 से अगर आपका प्रश्न मिले, ठीक है, हमेशा पेपर में ध्यान रखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा नेट के पेपर में समय की बहुत अहमियत होती है और समय की अहमियत को अगर हमें ध्यान में रखना है तो सबसे पहले एक काम करिए आप। जब भी मिलान वाला पेपर में आपको प्रश्न मिले, सबसे पहले एक देख लीजिए मिला करके। कभी कभी नेट के पेपर में ऐसे भी मिलान वाले आ जाते हैं कि एक से मिलाते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। थोड़ा सा समय अगर एक बार में मिल गया तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। अगर एक बार में नहीं मिला तो थोड़ा सा समय उतना ही लगेगा लगभग जितना आप चारों पे देने वाले थे। लेकिन अगर एक से मिल गया तो समय आपका बच जाएगा। तो पहले एक को मिलाकर देख लीजिए। ए का फर्स्ट कहाँ है? केवल इन दोनों में है, केवल इन दोनों में। अब क्या करेंगे? अब ए का फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी। अब कौन सा सही होगा? अब दूसरे के साथ चलते हैं। ठीक है, दूसरे के साथ चलते हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न आपको पेपर में नहीं आता है मिलान किसका क्या होगा, तो आप तीसरे के साथ जा सकते हैं। तो तीसरे के साथ चलते हैं। सी का चौथा। अब सी का चौथा किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, सी का चौथा। भाई टेरा जो है वो आपको मिट्टी से मिलता है। मिट्टी को जब आग में पका लेते हैं तो वो टेराकोटा का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो आप इसके साथ जाइए, 2 के साथ चले जाइए, फटाक से अपना आंसर निकाल लीजिए, दिमाग कम लगाइए और समय बचाइए। ये है नीट के पेपर को हल करने की स्पीड या उसका तरीका। अक्सर होता है कि बच्चों की शिकायत रहती है कि पेपर छूट गया। और अब कंप्यूटर वाले में तो बड़ी दिक्कत आती है। जिनको माउस पकड़ना नहीं आता है उनके लिए समस्या तो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए पेपर के शुरू होने से पहले जब भी आपके पेपर के डेट आए, थोड़ा बहुत माउस वाउस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा कहीं पे जाकर के, कंप्यूटर वगैरह पे कि कहाँ पे किस तरह से माउस को क्लिक किया जाता है, कैसे, वो भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। ये इस तरह से ये कम समय में आपका क्वेश्चन हल हो सकता है इस तरह से। ठीक है, माइक्रोग्राम जो आपका है उसको आप बी वाला, सी के साथ चौथा है और बी के साथ में आप जा सकते हैं तीसरे के साथ, यानी कि sans सेरिफ प्रकार। ठीक है, माइक्रोग्राम, सेरिफ यानी कि जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम बात करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जब आएंगे तो ये जो सेरिफ या जो टाइपों की बात आपसे लगातार बार बार की जा रही है, अगले वीडियो में आएंगे तो हम थोड़ी सी चर्चा टाइपोग्राफी पर भी करेंगे। ठीक है, लास्ट में जब पेपर हल कर लेंगे तब। टीवी विज्ञापन की दरों में विभिन्नता के कारण क्या हैं? दर का मतलब क्या है? खर्चा।
कि टीवी का विज्ञापन किस चीज़ पे, मतलब उसका जो रेट होता है वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है। किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो समय विशेष पर प्रसारण, ठीक है, समय विशेष पर प्रसारण, एक तो ये इसकी शर्त। दूसरा, प्रसारित कार्यक्रम का स्वरूप क्या है, ठीक, कि किस प्रकार का, मतलब विज्ञापन जो आपका है समय विशेष पर प्रसारण, ठीक है, कि आप एक निश्चित समय पर चाहते हैं कि मेरा विज्ञापन टीवी में दिखे, ठीक, तो उसकी दर कुछ और होती है। प्रसारित कार्यक्रम का स्वरूप, ठीक है, विज्ञापन की एडवर्टाइजिंग कैसी है, किस लिए एडवर्टाइज किया जा रहा है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। दूसरा, समय सीमा, कितने समय का है, 2 सेकंड का है, 4 सेकंड का है, 1 मिनट क्या है, तो उसके अलग अलग चार्ज होते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें दी गई हैं ये सब टीवी विज्ञापन की शर्तों में हैं, तो यानी कि राइट आंसर क्या निकलेगा? सभी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 25, फॉन्ट क्या है? फॉन्ट यानी कि जो अक्षर होता है, फॉन्ट, फॉन्ट माने होता है अक्षर, ठीक है, और टाइप का मतलब होता है प्रकार। तो फॉन्ट टाइप यानी कि अक्षर का प्रकार कैसा है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि विभिन्न अक्षरों का माप व फेस के अनुसार वर्गीकरण, ये इसका आपका राइट आंसर निकलता है कि जो अक्षर है उसका प्रकार क्या है। प्रकार कह लें, वर्गीकरण कह सकते हैं, या इसका हम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसकी माप क्या है और उसका प्रकार क्या है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? हम फॉन्ट बोलते हैं। डिफिनीशन याद कर लीजिए, आपको मिलान में भी पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। विज्ञापन और टाइपों का इतिहास बड़ा लंबा है, ठीक है, और उसको पढ़ना और पढ़ाना और समझना बहुत ही थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि उसमें एकदम नई चीज़ें होती हैं जो हमारी आंखों के सामने नहीं होती। विज्ञापन आप समझ सकते हैं, विज्ञापन इसलिए आप समझ सकते हैं क्योंकि उसके एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने आते रहते हैं, ठीक है, आते रहते हैं। कभी जब विज्ञापन पे चर्चा आपसे करेंगे, अवसर अगर अच्छा मिला, ठीक है, अगर समय ठीक ठाक चलता रहा, अगर ठीक ठाक सब कुछ होता रहा, ठीक है, तो किसी दिन मतलब अपनी क्लास लेकर के आएंगे हम लोग और विज्ञापन पे भी बात करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वादा तो नहीं हम करते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि समय की अगर मान लो एकदम फ्री हो, ठीक है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसकी वजह से समय निकाल के और फिर जब आपसे बात की जाती है तो वो अलग चीज़ है। कला शब्द का प्रथम प्रयोग, अगला प्रश्न है। अब ये प्रश्न एग्जामिनर ने दे तो दिया है, लेकिन आप ध्यान रखें, वैसे प्रश्न की शर्त ये नहीं होती। जो ऑप्शन आपके पास दिया गया है, और ये जब ऑप्शन आपके पास आता है तो प्रश्न की ये शर्त नहीं होती है। जब ये ऑप्शन आता है आपके पास, हालांकि इसका राइट आंसर यही है, जब ये ऑप्शन आता है तो क्वेश्चन की भाषा आती है कला का कला के लिए, या कला का वास्तविक रूप से प्रयोग, वास्तविक रूप से प्रयोग किस ग्रंथ में है, ये प्रश्न आता है आपसे। जब ये विकल्प सही होना होता है तो, या जब ये विकल्प में होता है तो। अगर ये भाषा लिखी है तो कला शब्द का प्रथम प्रयोग किस में हुआ था, तो आप जानते हैं कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था, ये है। लेकिन यहाँ पर ऋग्वेद है नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम नाट्यशास्त्र के साथ जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अर्थशास्त्र आप जानते हैं चाणक्य की पुस्तक है, और इसमें मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। राजनीतिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र का मतलब धन दौलत वाला नहीं है, ये उस समय की राजनीतिक व्यवस्था, उस समय मौर्य वंश की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें किस प्रकार से उनकी सैन्य व्यवस्थाएं थीं, किस प्रकार से उनकी राजकीय व्यवस्थाएं थीं, उनका वर्णन किया गया, उसके साम्राज्य के वर्णन किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कला जो है कह रहा है आपसे, कला जो है वो यथार्थ अनुकरण का अनुकरण है, किसका है? तो अनुकरण जब भी आए तो प्लेटो के साथ चले जाइएगा, प्लेटो के साथ। क्रोचे में इंस्टीट्यूशन आएगा, इंट्यूशन करके, ठीक है, उनका सिद्धांत ध्यान रखना, इंट्यूशन करके। क्रोचे जर्मनी के हैं, ध्यान रखना। टॉलस्टॉय में आता है, टॉलस्टॉय का सिद्धांत है कम्युनिकेशन करके आता है इनका एक, कम्युनिकेशन करके, टॉलस्टॉय का, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। हीगल भी आपके जर्मनी के हैं, हीगल भी, और सौंदर्य शास्त्री हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। उनका सिद्धांत मुझे ध्यान नहीं आ रहा है हीगल का, इसलिए छोड़ रहे हैं, ठीक है।
आ जाइए। प्रत्येक कला महान प्रभु की कृति के प्रति व्यक्ति के हर्ष का उद्गार है। ठीक है, ये जो कथन है ये किसका है? इस कथन की जब बात करते हैं कि ये जो कथन है किसका है, तो ये कथन रस्किन का है। किसका है? रस्किन का। ठीक है, आ जाइए, किसका है? रस्किन का। अगला जो पॉइंट आपका है, कला 3 रूपों में अभिव्यक्त होती है, प्रतीक, शास्त्रीय और प्रभाव। ये कथन किसका है? यह जो डिवाइडेशन किया था वो हीगल ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो डिवाइडेशन था वो हीगल ने किया था, प्रतीक, शास्त्रीय और प्रभाव। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हीगल का डिवाइडेशन किसका है? हीगल का। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं और एक अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि आधुनिक भारतीय भू चित्रण के चित्रकार को बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा चित्रकार है जो दृश्य चित्रकार की श्रेणी में आता है। एम.एफ. हुसैन के बारे में अगर आपको जानना हो तो एम.एफ. हुसैन 1915 के हैं। शोलापुर पंढरपुर गांव है इनका। कौन सा गांव है? पंढरपुर। जिला कौन सा है? सोलापुर। और राज्य तो आप जानते हैं महाराष्ट्र। शिक्षा इन्होंने 2 जगह से ली, इंदौर से और जे आर्ट कॉलेज से। चित्र आप इनका बहुत जानते हैं, सफल सिंधा, फ्रंट पेज, नीलांबरी श्रृंखला, श्वेतांबरी श्रृंखला। ठीक है, आंखों पर पट्टी बांधे गांधारी। ठीक है, हिंसा का प्रतीक अमिताभ बच्चन, बगदाद श्रृंखला, कई सारी श्रृंखलाएं हैं इनकी। कलाकार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी, नागरिकता इन्होंने कतर की ली थी। 2007 में राजा वर्मा पुरस्कार भी मिला था। 1967 में इनकी एक फिल्म आई थी थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, जिसको 1968 में बर्लिन फिल्म महोत्सव में जो एक बर्लिन में फिल्म महोत्सव हुआ था बर्लिन में। ठीक है, वहाँ पर इनको स्वर्ण भालू यानी कि गोल्डन बियर पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह के ढेर सारे प्रश्न हैं इनके। ठीक है, माधुरी दीक्षित इनकी फेवरेट हीरोइन भी रही हैं, है नी। फिल्म हम आपके हैं कौन, सबसे ज़्यादा बार उन्होंने उसको देखा। ठीक है, उसके चलते कृष्ण खन्ना को आप जानते हैं, एक तो पैक ग्रुप से हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। कृष्ण खन्ना 1925 के हैं, डीएस यानी कि दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े हुए हैं। कृष्ण खन्ना कलाकार हैं, बैंड वाला इनकी बहुत फेमस श्रृंखला करके है। ठीक है, ध्यान रखना। राम कुमार, तो जो राम कुमार की बात आपसे पीछे हो ही चुकी है, दृश्य चित्रकार के रूप में इनको ही लिया जाता है, तो यानी कि राइट आंसर आपका क्या निकल गया? राम कुमार। ठीक, मंजीत बाबा को आप जानते हैं, पंजाब से हैं मंजीत बाबा। ठीक है, मंजीत बाबा पंजाब से हैं और इनके चित्रों में कौन सी है? कृष्णा विद द गोपीज एंड डॉग्स एंड, मतलब इस तरह से वो चित्र एक है इनका, बहुत फेमस चित्र है। ठीक है, ध्यान रखें, इनके चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी होती है? सपाट होती है और उसमें चटकीले रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। ये मंजीत बाबा की विशेषता है। ठीक है, ध्यान रखना, चित्रकार है और बसोली शैली की रंग योजना का इनके चित्रों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, आगे आएंगे तब फिर बात करेंगे। अगला एक प्रश्न है, रेम्ब्रा किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेम्ब्रा का जन्म कब होता है? 1607 में होता है, हॉलैंड में। ठीक, बरोक शैली के कलाकार हैं, बरोक शैली के चित्रकार हैं, बरोक शैली के चित्रकार हैं। ठीक है, बरोक कला की एक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक थी नाटकीय छाया प्रकाश। नाटकीय छाया प्रकाश, इस तकनीक का ये सबसे अच्छा कलाकार था। कौन सा? रेम्ब्रा। ठीक है, ध्यान रखना, फेमस किस लिए है? व्यक्ति चित्रों के लिए, अपने आत्मचित्रों के लिए, अपने आत्मचित्रों के लिए, यानी कि पोर्ट्रेट पेंटिंग के लिए, सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है, लेकिन पेपर में आपके पास व्यक्ति चित्र लिखा है तो आप व्यक्ति चित्र के साथ चले जाइए, ध्यान रखना। अचल चित्रण क्या होता है? स्टिल लाइफ, ये ध्यान रखना है। स्टिल लाइफ चित्र होते हैं, भू चित्रण तो दृश्य, और अमूर्त चित्र तो आपको पता ही है, अमूर्त चित्रण जिसमें मानव रूपों का हूबहू अंकन ना हो। ठीक है, आ जाइए, अगला प्रश्न है काष्ठ तक्षण। ठीक है, काष्ठ तक्षण का मतलब है, काष्ठ माने होती लकड़ी और लकड़ी को इंग्लिश में कहते हैं वुड, और तक्षण का मतलब होता है इंटेगेलियो, इंटेगेलियो। ठीक है, तो काष्ठ तक्षण किसके साथ मुद्रण प्रभावकारी सिद्ध हुआ? वुड इंटेगेलियो। अब प्रश्न आपका आता है कि वुड इंटेगेलियो टेक्निक के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध हुआ? ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जा रहा है और प्रश्न आपको पता है सनतकर। ठीक है, ध्यान रखना। जगमोहन चोपड़ा कोलोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। काहे के लिए प्रसिद्ध है? कोलोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? जगमोहन चोपड़ा।
ध्यान रखना इनका। जगमोहन चोपड़ा आपको कहाँ पर मिलेंगे? ग्रुप 8 में मिलेंगे, जो छापा कलाकारों का ग्रुप है जिसकी स्थापना 1967 में होती है। जगमोहन चोपड़ा और अनुपम सूद, 2 कलाकारों का वहाँ आपको ध्यान रखना है। बाकी 8 कलाकार हैं, उसमें प्रशांत विचित्र है, उमेश वर्मा है, इस प्रकार के 8 कलाकार हैं, ध्यान रखना। पाल कोली भी छापा कलाकारों में है, ध्यान रखना। जयकृष्ण अग्रवाल, अमरोहा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, अमरोहा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था जयकृष्ण अग्रवाल का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अमरोहा उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की जयकृष्ण अग्रवाल, उत्तर प्रदेश 1941 अमरोहा में इनका जन्म हुआ था। और उत्तर प्रदेश की जो छापा कला है उसके विकास में इनका अहम योगदान है। लखनऊ कला विद्यालय से शिक्षित हैं और लखनऊ कला विद्यालय में प्राचार्य के पद पर इन्होंने रहते हुए अपनी सेवाएं प्रदान की, यह ध्यान रखना है, ठीक है। सनतकर, ध्यान रखना, वुड इंटेग्रेलियो तकनीक के लिए कौन प्रसिद्ध है? सनतकर प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। द लास्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, द लास्ट ऑफ इंग्लैंड। और एक आता है वान गॉग से संबंधित है, लस्ट फॉर लाइफ करके, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर द लास्ट ऑफ इंग्लैंड है, किसका चित्र है? ये प्रश्न आपसे कहा जा रहा है। लास्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, किसका चित्र है ये आपसे कहा जा रहा है। तो लास्ट फॉर इंग्लैंड चित्र नहीं, जबकि एक पुस्तक है, और ये किसकी है? फोर्ड मडोक्स ब्राउन की, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर पॉल क्ली है, पॉल क्ली अभिव्यंजनावादी चित्रकार हैं, अभिव्यंजनावादी चित्रकार हैं पॉल क्ली, हाँ ठीक, अभिव्यंजनावादी चित्रकार हैं। अगस्त रेनाय प्रभाववादी कलाकारों में इनकी गिनती की जाती है, प्रभाववादी। देगा भी प्रभाववादी कलाकारों में इनकी गिनती की जाती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। एक है गुएर्निका का चित्र किसने चित्रित किया था? तो गुएर्निका जो चित्र है वो पाब्लो पिकासो का है, ठीक है। कब आया था ये चित्र? 1937 में आया था। और इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसमें घनवादी, अत्यथार्थवादी, घनवादी, अत्यथार्थवादी और अभिव्यंजनावादी तीनों कला शैलियों का प्रयोग देखने को मिलता है। काले और सफ़ेद रंग की टोन में बना ये चित्र है, आयरलैंड कैनवास पर बनाया गया है। गुएर्निका ये जो था ये गांव था, स्पेन का एक गांव था, जहां पर जर्मनी का जो शासक हिटलर था उसके द्वारा स्पेन पर की गई बमबारी का, गुएर्निका नामक गांव पे जो बमबारी की गई थी उस बमबारी में जो वहाँ के लोग जिस तरह से मरे थे, ठीक है, उसी की घटना पर आधारित ये चित्र है, पाब्लो पिकासो द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना इसको। पाब्लो पिकासो 1881 के हैं, ध्यान रखना है आपको। स्पेन में इनका जन्म हुआ था, स्पेन में ही, और फ्रांस इनकी कार्यस्थली रही। फ्रांस क्या है? इनकी कार्यस्थली है। एमिन नोल्डे, हाँ ठीक है, एमिन नोल्डे को ध्यान रखना। जॉर्ज ब्राक, ये भी घनवादी आर्टिस्टों में है, 1882 इनका जन्म है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, सम्राट शाहजहां की पत्नी कौन थी? तो विकल्प में आपके पास है ही है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आएगा, और अगला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। भारत भवन कहाँ पर है? तो इसका जैसे ही नाम आए आपको डेट ध्यान रखनी है, 1982 की, ठीक है, 1982 अशोक वाजपेयी, ये ध्यान रखना है, 1982 अशोक वाजपेयी, ठीक है, 1982 क्या ध्यान रखना है? 1982 ध्यान रखना है हमें, 1982 और अशोक वाजपेयी, ठीक है, इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस भारत भवन में जो रूपांकन नाम का एक विभाग था, उसका पहला अध्यक्ष या उसकी देखरेख जगदीश स्वामीनाथन को दी गई थी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है कहाँ? तो भारत भवन भोपाल, ठीक है, जैसा कि बार बार बताया जा रहा है कि भारत भवन कहाँ है? भोपाल में है, और भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, MP, ठीक है, ये ध्यान रखना। ग्वालियर में आपका ग्वालियर का किला है, उसको ध्यान रखना है। अजमेर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आपको ध्यान रखनी है, और लखनऊ में आपकी राज्य ललित कला एकेडमी आपको ध्यान रखना है। 1900 स्थापना जिसकी कितनी है? 1962 है, ठीक है, वो ध्यान रखना है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि इनमें तटस्थ रंग कौन सा है? तटस्थ रंग वे रंग होते हैं जो अन्य रंगों में मिल जाएं और खुद ना बदलें, उनको बदल दें, खुद ना बदलें उनको बदल दें,
यानी कि वे रंग जिसमें मिलेंगे वो अपना इफेक्ट छोड़ेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा अपना इफेक्ट छोड़ेंगे, उसके इफेक्ट को कम कर देंगे। ऐसे रंगों को क्या कहा जाता है? तटस्थ रंग, कि हम अपनी जगह पे तटस्थ हैं, जो कुछ करना हो कर लो आकर के। तो ऐसे रंग कौन से रंग होते हैं? तो ऐसे रंग काले और सफ़ेद की गिनती की जाती है कि काला और सफ़ेद, काला और सफ़ेद ये तटस्थ रंग हैं। इनमें जो कोई भी मिलेगा तो वो गायब हो जाएगा और उनमें किसका इफेक्ट छूटेगा? इन रंगों का इफेक्ट छूटेगा। ठीक है, तो इसे तटस्थ रंग कहे जाते हैं। ध्यान रखिए तटस्थ रंगों को, तटस्थ रंगों को। एक प्रश्न बहुत डाउट में चलता है, बहुत लोगों के द्वारा चर्चा में भी किया जाता है कि सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले कौन से रंग हैं? तो लोग क्या बताते हैं? काला और सफ़ेद। अगर ये सामंजस्य उत्पन्न करने वाले हैं तो फिर तटस्थ रंग किसको कहेंगे आप? इनमें कौन सा सामंजस्य है? कोई सामंजस्य नहीं है, इनमें कोई सामंजस्य है ही नहीं। सामंजस्य कौन सा रंग उत्पन्न करते हैं? जो एक ही परिवार, एक ही जाति, एक ही घर के होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वे रंग सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करेंगे। वर्ण चक्र में जो रंग आसपास होते हैं, जो रंग एक ही श्रेणी के होते हैं, एक ही घर के होते हैं, उनको हम सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले रंग कहते हैं। जैसे लाल, पीला, ठीक है, लाल पीला, और इससे मिश्रण से जो रंग बनेगा नारंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पीला और नारंगी या लाल और नारंगी, इस तरह से पूछे आपसे, एग्जाम्पल दें, तो आप क्या कहेंगे कि नारंगी और पीला सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले रंग होंगे। एक ही जाति, एक ही परिवार, एक ही घर के, जो कि पीले की मात्रा इसमें है। इसमें भाई सामंजस्य का मतलब है समझौता। आपका कोई विरोधी होगा, उससे समझौता करने लगेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखें, वो प्रश्न बड़ा डाउट में चलता है। अक्सर लोग कहते हैं काला सफ़ेद, जो कि गलत है। अगला है प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर। इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। लास्ट सपर के बारे में, पुनरुत्थान काल का एक हाई रेनेसां का दौर था। पुनरुत्थान काल को 3 भागों में बांटते हैं, अर्ली, हाई और लेट, 3 भागों में। हाई में जो एक कलाकार विंची आपका था, विंची, लियोनार्डो विंची, तो विंची द्वारा बनाया गया ये चित्र था। दीवार पर था, भित्ति चित्र था, तैल माध्यम में बनाया गया था। ईसा का अंतिम भोज इससे पहले ढेर सारे अंतिम भोज नामक चित्र बने या द लास्ट सपर नामक चित्र बने, लेकिन उसमें इतनी वेदना और इतनी मार्मिकता नहीं अंकित की गई जितनी कि विंची ने अपने चित्र में दिखाई। इसलिए इसका चित्र ज़्यादा फेमस हुआ और इसी चित्र की चर्चा आपसे पेपरों में बार बार देखने को मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। राफेल को आप जानते हैं, ठीक है, स्कूल ऑफ एथेंस के लिए बहुत फेमस हैं। माइकल एंजेलो डेविड नामक मूर्ति और पेटा नामक मूर्ति और सिस्टाइन चैपल की छत और दीवार, लास्ट जजमेंट दीवार पे बना है और छत में क्या बने हैं? सीलिंग्स में। तो दुनिया के निर्माण संबंधी चित्र बनाए गए हैं। 3 भागों में बांटा गया है, प्रत्येक भाग में 3 चित्र हैं। टोटल 9 चित्रों का निर्माण किया गया है वहाँ पर। ठीक, तो ध्यान रखना। पिकासो के बारे में भी आप जान चुके हैं। 3 अविन्यों की स्त्रियां करके हैं। कुर्सी समूह पर बेंत का वस्तु समूह, कोलाज वाली जो आपकी है कि कुर्सी, बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह, एक वो चित्र, गोयनिका, और आपका वही अविन्यों की स्त्रियां जो घनवात का पहला चित्र माना जाता है। उस तरह से ध्यान कर सकते हैं उसको। ठीक है, अगला एक प्रश्न है आनंद भवन या नेहरू संग्रहालय करके है। आनंद भवन या नेहरू संग्रहालय कहाँ है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आनंद भवन या नेहरू संग्रहालय एक गैलरी है। आनंद भवन या नेहरू संग्रहालय एक गैलरी है जो आपको इलाहाबाद म्यूजियम में देखने को मिलती है। कहाँ पर? इलाहाबाद म्यूजियम में। ठीक है, तो ध्यान रखना, इलाहाबाद म्यूजियम में। ठीक है, वाराणसी में आपको भारत कला भवन मिल जाएगा। भारत कला भवन, भारत कला भवन। ठीक है, अमेठी, अमेठी में तो पहले तो कांग्रेस थे, अब वहाँ पर कौन है? ईरानी रेस्तरां, स्मृति ईरानी। ठीक है, तो ध्यान रखना, ईरानी रेस्तरां चित्र है सुधीर पटवर्धन का। ठीक, ध्यान रखिएगा। मुगल युग में स्याह कलम तकनीक किसने विकसित की? ठीक है, स्याह कलम तकनीक किसने डेवलप की? तो आप जानते हैं शाहजहां के समय। ठीक है, स्याह कलम क्या थी? तो चित्रों की एक शेड देने की टेक्निक थी, शेड। ठीक है, उसको स्याह कलम बोला जाता है। कुछ किताबें ये भी कहती हैं कि काले रंग से किया गया रेखांकन स्याह कलम था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, शाहजहां किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो अक्सर काले रंग का। ठीक, ये ध्यान रखें। अकबर के समय में हुमायूं शैली का प्रारंभ होता है। ठीक, जहांगीर के समय में मुगल शैली का चरमोत्कर्ष और औरंगजेब के समय में समापन। समापन और उत्कर्ष,
यानी कि स्वर्णकाल मुगल चित्रकला का, और इसके समय में प्रारंभ, और न्यू आप जानते हैं हुमायूं के समय में हम रखते हैं, तो न्यू कहाँ पर जाती है, हुमायूं के समय में, और मुगल शैली का पूर्ण रूप से प्रारंभ अकबर के समय में, और जहांगीर के समय में चरमोत्कर्ष, इसके समय में पतन प्रारंभ हो जाता है मुगल चित्रकला का, और जबकि स्थापत्य का स्वर्णकाल पे पहुंचता है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन सा उष्ण वर्ण है, इनमें से कौन सा उष्ण वर्ण, उष्ण वर्ण का मतलब है गर्म रंग, ठीक है, उष्ण का मतलब क्या है, गर्म रंग। तो ध्यान रखना कि जो रंग लाल रंग सबसे गर्म रंग, ठीक है, ध्यान रखना सबसे गर्म रंग कौन सा है, लाल रंग, और सबसे ठंडे की बात करें तो नीला रंग, ठीक है, ये ध्यान रखना, सबसे ठंडा रंग नीला रंग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात है उस कलाकार का नाम बताइए, एक प्रश्न आपके पास आया, उस कलाकार का नाम बताइए या टिक करें जिनके चित्र मुगल अनवारे सुहेली चित्रों से प्रभावित हैं। ये प्रश्न बढ़िया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा अर्पिता सिंह, ठीक है, अर्पिता सिंह के जो चित्र हैं वो अनवारे सुहेली से प्रभावित है। अनवारे सुहेली पंचतंत्र का फारसी भाषा में अकबर के समय में हुआ एक अनुवाद था, ध्यान रखना है अनवारे सुहेली। अनुपम सूद एक छापाकार हैं, अर्पिता सिंह बहुत फेमस कलाकार हैं, ढेर सारी इन्होंने श्रृंखलाओं का निर्माण किया, उनमें से सबसे फेमस श्रृंखला जो है तो वो मथुरा की या वृंदावन की विधवाएं, वो सबसे इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, ठीक है, ध्यान रखना। नीलिमा शेखर, पता नहीं नीलिमा शेख करके एक आपकी हैं कलाकार हैं, ये ध्यान रखना नीलिमा शेख। उसके बाद नैना दलाल करके हैं, छापाकारों में इनकी गिनती की जाती है, और अनुपम सूद तो छापाकार हैं ही हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए उस महिला शिल्पी को टिक करें जिसने विशाल धातु मूर्तियां बनाई हैं। उस महिला मूर्ति शिल्पी को आपको टिक करना है जिसने धातु मूर्तियां, धातु माध्यम में विशाल मूर्तियां बनाई हैं। तो लतिका कट्ट आपको ध्यान रखना है, लतिका का तो 1954 के पास बात की जाती है लतिका कट्ट की, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड पुष्पमाला 1957 की हैं, बेंगलुरु कर्नाटक से हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इंस्टॉलेशन कलाकार के रूप में फेमस हैं, वीडियो आर्टिस्ट के रूप में फेमस हैं, और ये टेराकोटा में मूर्तियां भी बनाती हैं। भारत माता श्रृंखला इनकी एक मूर्ति श्रृंखला है टेराकोटा में जो बहुत फेमस है, भारत माता श्रृंखला टेराकोटा काहे में है, टेराकोटा में है, ये ध्यान रखना। 1957 इनका जन्म है बेंगलुरु में, 56-57 करके कुछ है, 56 या 57 करके, बेंगलुरु कर्नाटक में इनका जन्म है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा जो आएगा वो क्या होगा उसको देख लेते हैं। ललित कला अकेडमी नई दिल्ली के अध्यक्ष कौन है? ये बात तब की है, ठीक है, जब ये पेपर आया था, और 2004 मतलब जब ये पेपर में प्रश्न रखा गया उससे पहले जो अध्यक्ष थे वो आर.बी. भास्करन थे। 1987 में ये अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1987 में ये अध्यक्ष बने थे, ये ध्यान रखना। और आर.बी. भास्करन का जन्म 1942 में होता है, 1942 चेन्नई में। छापाकार हैं, ये ध्यान रखना है, आर.बी. भास्करन छापाकार हैं। यहाँ पर इनका क्या है, ये जन्म है, इनका क्या है, जन्म है। ये क्या है, ये अध्यक्ष बने थे 1987 में, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके पश्चात जयकृष्ण अग्रवाल की बात आपसे की जा चुकी है, 1941 के हैं, अमरोहा उत्तर प्रदेश के हैं। फिर उसके बाद आती है सी दक्षिणामूर्ति, 1943 के हैं, मूर्तिकार हैं, 1943 के मूर्तिकार हैं, ध्यान रखना। और इनका जन्म जो है 1943 चेन्नई में इनका जन्म हुआ था, और 2016 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक, ये ध्यान रखना। सुनील दास, इनसे एक क्वेश्चन आपके 2021 टीजीटी के पेपर में पूछा गया था, बैल यानी कि वृषभ को लेकर के, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट है। जन्म इनका 1939 कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में हुआ था, ध्यान रखना। वृषभ यानी कि सांडों को ये काले रंग से बहुत ही अच्छे चित्र, मतलब सांडों से संबंधित, बैल या वृषभ से संबंधित श्रृंखलाएं इनकी हैं, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अभिव्यंजनावादी पद्धति के कलाकार हैं, और 2015 केरल में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपके। नहीं, केरल नहीं, कोलकाता है, कोलकाता में ही इनकी मृत्यु हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। सुनील दास चित्रकार हैं, वो मूर्तिकार हैं, ये छापाकार हैं, और ये भी छापाकार हैं, आर.बी. भास्करन भी, ठीक, ये ध्यान रखना। उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से अध्ययन किया। तो इसमें दो कलाकारों के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं, एक तो नाना पाटेकर का, और एक आपके आमोल पालेकर हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना, आमोल पालेकर को, ठीक है।
अमोल पालेकर 1944 के हैं। अमोल पालेकर 1944 के हैं। कब के हैं? 1944 के। मुंबई में इनका जन्म हुआ था अमोल पालेकर का। गोलमाल जो सीरीज़ है उसके लिए फेमस है। नहीं, गोलमाल के लिए नहीं, हाँ गोलमाल सीरीज के लिए हैं अमोल पालेकर। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात एक कलाकार और पूछा जाता है जिसने जे आर्ट स्कूल से शिक्षा ली थी, वो है नाना पाटेकर। नाना पाटेकर, इनका पूरा नाम क्या है? विश्वनाथ पाटेकर। विश्वनाथ पाटेकर, ये इनका पूरा नाम है, विश्वनाथ पाटेकर करके। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था विश्वनाथ पाटेकर या नाना पाटेकर का? तो 1951 मुरूद गुजरात। 1951 मुरूद में हुआ था। मुरूद कहाँ पड़ता है? मुरूद में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मुरूद महाराष्ट्र में पड़ता है। मुरूद महाराष्ट्र, ये ध्यान रखना। 2013 में इनको पद्मश्री मिला, पद्मश्री। ठीक है, और बाकी आप जानते हैं इनके बारे में। आंडू पांडू समझ के रखा है क्या? तिरंगा फिल्म में है, नहीं देखे होंगे सब लोग। ठीक है, शिवाजी राव हैं, मराठा मरता है या मारता है, इस तरह के हैं। और एक है क्रांतिवीर वाला हैं, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, नहीं ठीक है, तो वो ध्यान रखना। तो इस तरह के जो डायलॉग हैं, नाना पाटेकर हैं, इन्होंने भी शुरुआती शिक्षा जे आर्ट स्कूल से ली थी, पेंटिंग में भी काम किया। और अमोल पालेकर को भी ध्यान रखना है, ये दूसरे ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने जे आर्ट स्कूल से शिक्षा ले रखी है। अगला प्रश्न है, उस कलाकार को टिक करें जो 100 साल से अधिक जिया। ठीक है, अब इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपके बीसी सान्याल हैं। 1902 से लेकर के 1901 या 2 करके बात कही जाती है, 1 या 2 करके। ठीक है, 1902 और कहाँ तक? 2002 तक। ठीक है, तो 100 साल तक यही जीते हैं, बाकी आप ध्यान रखें। तो सही आंसर क्या है आपका? बीसी सान्याल। ठीक है, ये ध्यान रखें। GR संतोष, ये भी चित्रकार हैं। अरूप दास चित्रकारों में है। FN सूजा पैक ग्रुप के संस्थापक और चित्रकारों की सूची में रखे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अरूप दास 1942 बंगाल के हैं। 1942 बंगाल के हैं, ध्यान रखना है। और जो सूजा, FN सूजन लिखा है, इसको FN सूजा। नेट के पेपर की खास बात है, नाम बहुत बिगाड़ते हैं वो लोग, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नामों को जब भी ना समझ में आए, इंग्लिश वर्जन पेपर तुरंत देखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बंगाल 1942 बंगाल में जन्म हुआ था। और GR संतोष, GR संतोष 1929, हाँ 1929 श्रीनगर, 1929 श्रीनगर के हैं। और 1997 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और FN सूजा कब के हैं? 22 के रजा हैं और 24 के सूजा हैं। 1924 में इनका जन्म हुआ था गोवा में। किसका? FN सूजा का। ठीक है, तो फिलहाल अपना राइट आंसर क्या निकला? बीसी सान्याल, ध्यान रखिए इसको। अगला प्रश्न है हमारा 47 नंबर। वर्ण संयोजन के लिए क्या आवश्यक है? चित्रों के लिए वर्ग संयोजन के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, तो यहाँ पर एक विकल्प आया था, खास कोई मतलब इसका भी नहीं पता है, मुझे भी सही से नहीं पता है, लेकिन राइट आंसर आप ध्यान कर लीजिए, सैविकता, फिजिबिलिटी और उपलब्धता, ये इसका राइट आंसर आया था। ठीक है, आ जाइए। बिंदु की विषय वस्तु किस चित्रकार से संबंधित है? अब यहाँ पर प्रश्न को बड़ी ध्यान से समझिएगा। एक आता है बिंदुवादी तकनीक। बिंदुवादी तकनीक, ये जो तकनीक थी ये एक रंगांकन की तकनीक थी, जिसे जॉर्ज स्यूरा ने जन्म दिया था फ्रांस में। और भारत में इसका जो कलाकार माना जाता है भारत में, वो है बेंद्रे साहब अपने। कौन है? बेंद्रे जी हैं, NS बेंद्रे, नाम सब लोग परिचित होंगे उससे। तो ये बिंदुवादी जब भी आपसे कहे कि बिंदु तकनीक अगर आपसे कहे, या बिंदुवादी तकनीक में कौन सा कलाकार काम करने के लिए भारत का जाना जाता है, तो बेंद्रे। यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु जो कि एक विषय वस्तु के रूप में है, चित्र की एक विषय वस्तु के रूप में है, जिस पर आधारित पेंटिंग की गई, चित्रकारी की गई। ठीक है, तो वो उसके लिए कलाकार कौन जाना जाता है? SH रजा। 1922 के हैं SH रजा, मध्य प्रदेश के हैं, बवेरिया मध्य प्रदेश यानी कि MP, ध्यान रखना है। ये हैं, पैक ग्रुप से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बीरेन डे तांत्रिक कलाकारों में से हैं, इस पे बात आपसे हो चुकी है। OP शर्मा, इनको भी देख लीजिए, OP शर्मा को, OP शर्मा को, इनको यहाँ पर समझ लेते हैं। OP शर्मा 1932 के हैं,
हरियाणा के, 1932 हरियाणा से हैं। 1932 हरियाणा में इनका जन्म हुआ था और चित्रकार के रूप में फेमस हैं ओपी शर्मा। जे स्वामीनाथन आप जानते हैं 1928 के हैं, ठीक है, 1928 के हैं। बाकी इनके बारे में तो आप जानते हैं, इनके चित्रों में पहाड़, चिड़िया ये सब देखने को मिलती है, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के भी हैं और भारत भवन भोपाल से जुड़े रहे। और वहाँ की जो गौंड जनजाति थी उसका जो एक कलाकार जनगढ़ सिंह श्याम आप पढ़ते हैं, जो आगे नेट की परीक्षाओं में आया भी है, ठीक है, उसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के गए। उसके चलते उन्होंने गौंड जनजाति की जो एक कला है उसको उन्होंने, जनजाति जो आर्ट है उसको उन्होंने विकसित किया, डेवलप किया, ठीक है। जे स्वामीनाथन की अगर बात करें तो दो क्वेश्चन इनके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मजदूर पत्रिका, मजदूर की आवाज़, और कांट्रा नामक पत्रिका, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्रुप 1890 की स्थापना करना। चौथी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनके चित्रों में पहाड़, चिड़िया, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। पर्वत, पहाड़ और एक पर्वत, पेड़, पर्वत या पहाड़ और उस पर बैठी एक चिड़िया, जो इनकी सबसे खास विशेषता रहेगी। इस प्रकार के प्रश्न जे स्वामीनाथन से पूछे जाते हैं। दूसरा एक प्रश्न, भारत कला भवन में, वो भारत भवन भोपाल में जो रूपांकर विभाग है उसके ये पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। भारत भवन भोपाल का जो रूपांकर विभाग है वो एक संग्रहालय है, एक म्यूजियम है। उस म्यूजियम का एक चित्रकला डिपार्टमेंट है जिसको रूपांकर विभाग कहा जाता है, उसके अध्यक्ष पहली बार वो बनाए गए थे। बाकी अशोक वाजपेयी, कभी कभी अशोक वाजपेयी जब विकल्प पे नहीं होता है हमारे पास तो हम जे स्वामीनाथन के साथ चले जाते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक, ये ध्यान रखना। आगे जब चलेंगे तो आगे जब बात करेंगे किस टीवी विज्ञापन में अमिताभ बच्चन एक बच्चे के साथ हैं जो घर का मॉडल बनाता है। अब उस कंपनी का विज्ञापन आपको पहचानना है कि कौन सा वो विज्ञापन है, टीवी विज्ञापन, ठीक है। तो कौन सा टीवी विज्ञापन है तो उसको हम बात करेंगे। तो पहले तो आपको राइट आंसर अगर दे देंगे, ठीक है, तब थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा। तो पहले हम इन कंपनियों के बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं। जैसे कैडबरी डेयरी मिल्क की बात करें, कैडबरी डेयरी मिल्क, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये जो कैडबरी डेयरी मिल्क है 1824 में इसकी स्थापना हुई थी। 1824 में जॉन कैडबरी इसके संस्थापक थे, जॉन कैडबरी। इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी इस कंपनी की, लेकिन वर्तमान समय में इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस स्थानांतरित कर दिया गया है, वो एक अलग बात है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में ये कंपनी कब आई? तो भारत में कैडबरी डेयरी मिल्क 1948 में आई, मुंबई में इसकी कंपनी लगाई गई, ठीक है, ये ध्यान रखना। मुंबई में इसका कार्यालय खोला गया 1948 में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो इसका स्लोगन भारत में चर्चा में है, डूइंग नथिंग करके, जो इसका एक स्लोगन, एक टैग लाइन है, डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग करके एक टैग लाइन इसकी है जो बड़ी फेमस है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, डूइंग नथिंग करके, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और भारत में जो इसके सीईओ हैं आनंद कृपालू करके, सीईओ बोल लें या एमडी बोल लें, आनंद कृपालू, हालांकि अंतर होता है तो आप एमडी बोल लीजिए, मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद कृपालू, जिसके पास कंपनी के पूरे अधिकार होते हैं, आनंद कृपालू। ये आपकी हो गई डेयरी मिल्क, ठीक है। उसके बाद जब इसकी हम बात करते हैं, ये तो हो गई। दूसरा एक विज्ञापन है आपके पास एशियन पेंट, इसको समझ लेते हैं। एशियन पेंट 1942 मुंबई में इसकी स्थापना होती है, 1942 मुंबई। इसकी जो टैगलाइन है उसको समझते हैं। इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? हर घर कुछ कहता है। ये टैगलाइन ध्यान रखना, पेपर में पूछी जाती हैं, हर घर कुछ कहता है, ये इसकी टैगलाइन है, हर घर कुछ कहता है, ठीक है, ये इसकी टैगलाइन है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस कंपनी के लिए जो एक विज्ञापन कैरेक्टर बना था, जो एक लोगो बना था, तो एक कार्टून कैरेक्टर था। वो कार्टून कैरेक्टर का था गट्टू करके, ठीक है, कार्टून कैरेक्टर जो था वो गट्टू करके था। इसका जो लोगो था शुरुआत में गट्टू, ठीक है, गट्टू करके इसका वो शुरुआत का वो स्लोगन करके था। किसने बना है? आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण का जो कार्टून था गट्टू, उसको इसके लिए पहला शुभंकर बनाया गया था, इसके लिए, इस पेंट के लिए लोगो के रूप में लिया गया था। उसके बाद आते हैं नेरोलेक पेंट। ये एक जापान की कंपनी है, मतलब जापान की कंपनी के साथ मिल करके भारत में इस कंपनी की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1920 में, 1920 मुंबई में,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 1920 मुंबई में इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो विज्ञापनकर्ता भारत में है शाहरुख खान जी हैं, शाहरुख खान पठान वाले, ठीक है, काफ़ी चर्चा में है पठान जी, ठीक है, तो ध्यान रखें। और एक हैं रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, अरे अब इन दोनों में तो दिक्कत हो जाती है, रणवीर कपूर या रणवीर सिंह, रणवीर सिंह है, ठीक है, रणवीर सिंह, ठीक है। दो लोग इसके विज्ञापन करता हैं। एक तो ये बात समझ लीजिए, मुंबई में इसकी स्थापना की जापानी कंपनी की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके पश्चात चलते हैं और इनकी जो टैगलाइन है हेल्दी होम पेंट, हेल्दी होम पेंट इनकी टैगलाइन करके है, हेल्दी होम पेंट्स इनकी टैगलाइन। अब आते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर पे। वो राइट आंसर क्या है? पार्कर पेन। क्या है राइट आंसर? पार्कर पेन, पार्कर पेन, ठीक है। लगभग 50 से ज़्यादा ब्रांड हैं इस पेन की, 50 से ज़्यादा ब्रांडेड हैं इस कलम की, इस पेन की। तो भारत में इस कंपनी के जो संस्थापक हैं, ठीक है, भारत में जो इस कंपनी के संस्थापक हैं, इसका ये जो कैडबेरी है इसका इंग्लैंड ही है, इसका हेडक्वार्टर चेंज हुआ था। इसकी स्थापना कब होती है पार्कर पेन की? तो 1888 इंग्लैंड में इसकी स्थापना होती है, 1888 इंग्लैंड में इसकी स्थापना होती है। पहला हेडक्वार्टर इसका इंग्लैंड में था, लेकिन वर्तमान में फ्रांस हो गया है, वर्तमान में क्या हो गया है? फ्रांस हो गया है। तो ये ध्यान रखना, वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस है 2011 के बाद, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है इसका। तो ये पार्कर पेन हो गया, इस कंपनी की स्थापना 1888 इंग्लैंड में होती है, ठीक है। और इसकी जो टैगलाइन भारत में है, भारत में इसकी जो टैगलाइन थी क्या थी? क्या थी टैगलाइन? वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड कॉल्स, इसकी जो टैगलाइन थी वो क्या थी? इसको कहाँ पर लिखें? वर्ल्ड कॉल्स ए पेन, ए पेन, ये इसकी टैगलाइन थी। विज्ञापनकर्ता अमिताभ बच्चन हो गए, बाकी आप ध्यान कर लीजिए, ठीक है, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। फिर एक लास्ट प्रश्न है, एम एफ हुसैन ने हाल ही में किस अभिनेत्री का चित्र बनाया? तो दो ही अभिनेत्रियां, मतलब कई सारी थी, अमृता राव थी, तब्बू थी, माधुरी दीक्षित थी, ठीक है। ऐश्वर्या राय से संबंधित भी थोड़ा बहुत इनका है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दो ही हीरोइन रहती हैं, माधुरी दीक्षित और तब्बू, ठीक है। तो तब्बू, ये ध्यान रखना। ऐश्वर्या राय से संबंधित एक आपके रतिन परमू जी हैं, रतिन परमू, चित्रकार के साथ साथ कला समीक्षक भी हैं। रतिन परमू बड़ौदा कला ग्रुप से जुड़े हुए हैं रतिन परमू। इन्होंने ऐश्वर्या राय को मोनालिसा के रूप में दर्शाया, मोनालिसा के रूप में, मोनालिसा के रूप में चित्रित किया, ठीक है। तो ये अपना ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका आज का पेपर है। समय ज़्यादा लगता है मेरे पेपर में, मुझे उम्मीद है आप लोग इस बात के लिए मत परेशान होइए कि पेपर में समय बहुत लगता है। समय देने का कुछ चीज़ें छूट भी गई हैं, कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी हैं, कुछ कलाकारों की डेट ऑफ बर्थ हमने नहीं लिखी हैं, ठीक है, नहीं लिखी हैं। इसका मतलब यही है कि बीच बीच में समय का जब ध्यान आ जाता है कि समय बहुत लग रहा है, तो थोड़ा सा वो चीज़ें कहीं कहीं छूट भी जाती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बहुत सारे पेपर आएंगे, उनमें हम लोग जो चित्रकार यहाँ पर हैं यही आपको आगे भी मिलेंगे, ऑप्शन में मिलेंगे, तो उनकी चर्चा हम लोग वहाँ पर कर लेंगे। कहना आपसे इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें, उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए कहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें। कुछ एक आध पेपर जो होंगे हम लोग लाइव लेकर के भी आएंगे और लाइव पे बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमेशा की भांति जो सूचना आपको लगातार दी जाती है कि हमारा साप्ताहिक टेस्ट पेपर चलता है, एकदम निःशुल्क चलता है, कोई फीस नहीं है उसकी, ठीक है। एक थोड़ा सा काम कर रहे हैं लोगों के लिए कि जितना लोग लाभ ले सकें वो लाभ लें, ठीक है। और हमेशा से कोशिश यही रही है कि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और सबसे बातें करते रहते हैं। आप लोगों से भी उम्मीद है, जो लोग वीडियो देखें लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें, यही हमारी पूंजी है, यही हमारी पूंजी है, यही हमारा प्रोत्साहन है, यही हमारी ऑक्सीजन है, ऐसे समझ लीजिए। तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा उतना ज़्यादा काम मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद। इसी के साथ अगले वीडियो में बात करेंगे किसी दिन, सूचना उसकी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। नमस्ते।